हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकी क्या होती है, आनुवांशिकता का जनक यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका जीवन परिचय, उन्होंने आनुवांशिकता के कौन कौन से नियम दिए गए जिन्हें मेंडलिज्म यानी कि आपके मेंडलवाद कहा गया, मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की, उसके बाद हम देखेंगे कि मेंडलिज्म से क्या बेनिफिट होते हैं, फिर हम देखेंगे जो आनुवांशिक रोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा यहां पर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लास 10th में भी आपके ये टॉपिक आता है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जिसमें बायोलॉजी आती है उसमें भी आपके जेनेटिक्स टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अनअकैडमी की टी शर्ट मैंने पहन रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनअकैडमी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास आई हुई थी तो मैंने पहन ली है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे कमेंट कर देना, अगले वीडियो से नहीं पहनेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी क्या है। ध्यान रखना दो अलग अलग शब्द हैं, एक का नाम है आनुवांशिकी, एक है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिकी व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि आनुवांशिकता क्या है यानी कि हेरिडिटी क्या है। तो देखिए जीवों के ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि आपकी जो जनक पीढ़ी होती है, माता पिता होते हैं, उनसे उनके जो बेटे होते हैं, पुत्रियां होती हैं, उनके अंदर आते हैं। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उनका अध्ययन करना, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अध्ययन करना, उसे हम बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मतलब क्या होता है कि भाई जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं यानी कि ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता या वंशागति, बात एक ही है। और वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं आ जाती हैं, यानी कि आपने देखा होगा माता पिता में जो गुण होते हैं वो उनके बेटे बेटियों में कई बार मिलते नहीं है, विभिन्नताएं आ जाती है। नई नई पीढ़ियां जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं उसके बारे में यहां पर अध्ययन करना आपके क्या कहलाता है, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स जो वर्ड था, आनुवांशिक जो वर्ड था, सबसे पहले 1905 में आपके बेटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड को दिया था। तो ध्यान रखना है जेनेटिक्स वर्ड को सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में उपयोग लिया गया था। आगे बात करते हैं कि किसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखना ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आपके आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 7 साल तक आपके मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने नियम तो उन्होंने नहीं दिए लेकिन उसके आधार पर बाद में नियम निकाले गए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मेंडल को आपके आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में, कौन कौन से नियम दिए गए थे, कैसे कैसे। आगे बात करते हैं कि वंशागति क्या होती है और आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आनुवांशिक लक्षण यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए ऐसे लक्षण या ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मान लीजिए एक पिता है, उसकी हाइट आपकी लंबी है और उसकी जो पत्नी है ना, मतलब जो माता है उसकी हाइट बोनी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से उनका मान लीजिए बेटा हुआ या बेटी हुई। तो अगर बेटा हुआ है और बेटे की हाइट ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं जनरली कि भाई इसकी हाइट अपने पिता पे गई है। अगर मान लीजिए बेटी पैदा हो गई और बेटी की हाइट अगर बोनी है तो हम क्या कहेंगे, भाई इसकी हाइट अपनी माँ पे गई क्योंकि माँ बोनी थी। तो ये जो लक्षण होते हैं ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, है ना। तो ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं गाइस, ऐसे लक्षणों को हम बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। यानी कि ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि जनक पीढ़ी जो होती है, पेरेंशियल पीढ़ी होती है, पेरेंशियल आपकी जनरेशन होती है, उसे संतान पीढ़ी, है ना, उनके अंदर ट्रांसफर होते हैं। ऐसे लक्षणों को बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। और वंशागति क्या होती है, वंशागति या आनुवांशिकता बात एक ही है। वंशागति क्या होती है, भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण कैसे कैसे जा रहे हैं उनका अध्ययन करना, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वंशागति यानी कि हेरिडिटरी। इस बारे में आप ध्यान रखना है कि वंशागति जो वर्ड दिया था यानी कि हेरिडिटी जो वर्ड दिया गया था वो आपके स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 में दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं मेंडल का जीवन परिचय, जिन्हें हम आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मेंडल कौन थे और आपके इनको आनुवंशिकता का जनक क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो मेंडल थे इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया आपके जो यूरोप महाद्वीप है उसके अंदर एक देश है, कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये आपके ब्रून शहर है, वहीं पे आपके ऑस्ट्रिया में, वहां पर एक चर्च थे, चर्च के अंदर पादरी बन गए। तो जब चर्च के अंदर पादरी बन गए तो जिस चर्च में वो रहते थे उसके सामने गार्डन था, एक बगीचा था, एक उद्यान था, और उस उद्यान थे, उस बगीचे में गाइस मटर के पौधे थे। तो इन्होंने क्या किया, 7 साल तक उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया, यहां पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि मटर का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवन। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। तो इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर गाइस 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। 7 साल तक क्या किए, इन्होंने अपने प्रयोग किए, संकरण के प्रयोग किए मटर के पौधे के ऊपर। और 7 साल इन्होंने जो परीक्षण किए थे उनको गाइस इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, है ना, एक संस्था थी, है ना, आपके ऑस्ट्रिया में, कौन सी थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उनके सामने उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनको पेश किया। तो यहां पर क्या हुआ, 1866 में ये जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इनकी एक वार्षिकी पुस्तक निकलती है, यानी कि इनकी जो पत्रिका थी उसके अंदर गाइज 1866 में इन्होंने जो प्रयोग किए थे उनको यहां पर प्रिंट कर दिया गया। और किस नाम से प्रिंट किया गया, ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन, यानी कि पादप संकरण पर प्रयोग। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो एक बुक के अंदर छपे थे। तो उस बुक का टाइटल का नाम क्या था, किस वार्षिक पत्रिका थी, तो ध्यान रखना वार्षिक पत्रिका थी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस वार्षिक पत्रिका में जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो छापे गए थे। किस टाइटल नाम से छापे गए थे, ध्यान रखना, वो जो टाइटल थे, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको किस हेडलाइन से, किस टाइटल से छापा गया था, तो ध्यान रखना पादप संकरण पर प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और गाइस जब इनके जो एक्सपेरिमेंट थे जब अखबार में छपे, ये जो वार्षिक पत्रिका थी इसके अंदर छपे, सो गाइस तब जाके आपके जो मेंडल थे इनको ख्याति प्राप्त हुई, तब लोग इनको जानने लग गए। और गाइस इन्हीं के आधार पर बाद में यहां पर 3 नियम दिए गए जिन्हें मेंडलवाद, मेंडलिज्म कहा जाता है। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री है आपके मेंडल की, और इसी कारण इन्हें मैं आपके जो आनुवंशिकता है इसका जनक कहा जाता है। अब यहां पर बात करते हैं आगे कि मेंडल ने पादप के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, और मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे उनमें सफल क्यों हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं और बात करते हैं आगे कि इन्होंने आपके मटर के पौधे को ही क्यों चुना, और ये अपने एक्सपेरिमेंट इनके इतने सफल क्यों रहे थे, उसके पीछे क्या कारण थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं उनका तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता ही है कि मेंडल ने आपके मटर के पादप को ही क्यों चुना। ठीक है, तो चलिए अगला जो आपका टॉपिक है वो ये है कि इन्होंने पादप के लिए, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपके मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर को ही क्यों चुना, के लिए मटर यानी कि जो पी होता है मटर यानी कि पाइसम सटाइवन, मटर को ही क्यों चुना। भैया क्यों चुना, है ना, क्यों चुना, यानी कि वाई डिड मेंडल चूज आपके पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो आपका मेंडल था उसने अपने प्रयोग के लिए आपके मटर के पादप को ही क्यों चुना। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात कि जो आपका मटर का पादप था, मटर का जो पौधा था, मटर का जो पेड़ था या मटर का पौधा था, वो आपका 1 वर्षीय पौधा था, है ना, मटर का पौधा था 1 वर्षीय ही पौधा था। 1 वर्षीय का मतलब क्या होता है
कि भाई इसमें जो फसल होती है 1 वर्ष यानी कि 1 साल के अंदर ही रिजल्ट प्राप्त हो जाते थे। मान लीजिए ये मटर की जगह किसी ऐसे पेड़ का अध्ययन करते जहां पर जो फल आता है या उनके अंदर जो आपके नई पीढ़ी उत्पन्न होती है वो मान लीजिए 4 साल 5 साल में अगर उत्पन्न होती है, तो गाइज ऐसी स्थिति में इनके लिए जो रिजल्ट था इतना आसानी से नहीं आता। मान लीजिए ये बांस जो होती है, बंबू जो होती है, अगर ये बांस का अध्ययन करते तो आपको तो बांस में तो 12 साल में जाके एक बार फूल आते हैं ना, तो ऐसा होता है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि इन्होंने मटर का पादप इसलिए चुना क्योंकि गाइस इसमें 1 वर्षीय पौधा था। 1 वर्षीय का मतलब इसमें 1 साल के अंदर नई पीढ़ी उत्पन्न हो सकती थी। तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण यहां पर कम समय में अधिक पीढ़ी का अध्ययन करना आसान था, इसलिए आपके जो मेंडल थे उन्होंने मटर के रूप में आपके पौधे के रूप में आपके मटर को चुना था। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यह था कि यह आपके एक द्विलिंगी पुष्प था। आपका जो मटर का पौधा था ना, यह द्विलिंगी पुष्प था। यह एक द्विलिंगी पुष्प, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, द्विलिंगी पुष्प, यानी कि अंग्रेजी में देखो ये आपका इसको बोलेंगे एनुअल, है ना, एनुअल, और इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कि बाइसेक्सुअल फ्लावर था ये, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, आपका जो मटर का पौधा था ना वह आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर था, यानी कि द्विलिंगी पुष्प था। और द्विलिंगी पुष्प होने के कारण गाइस इसमें स्वपरागण संभव था। स्वपरागण ध्यान रखना, इसमें स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण संभव था। स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, है ना, ध्यान रखना है। इसमें गाइस आपके स्वपरागण संभव था, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, आपके परागण क्या होता है? परागण का मतलब क्या होता है गाइस कि एक जो पेड़ होता है, पेड़ की जो वर्तिकाग्र होती है ना, उसके जो मतलब जो पुरुष वाला जो भाग होता है, आप ये मान सकते हो जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ में जो पुरुष वाला भाग होता है, अगर वो खुद ही की जो एक ही फूल है ना, एक ही फूल है, अगर वो उसी फूल का जो पुरुष वाला भाग है स्त्री केसर के अंदर जाता है ना, तो ध्यान रखना है उसे हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि उसको बोलेंगे स्वपरागण। लेकिन अगर दूसरे फूल की जो अंडाशय होती है उसके अंदर जाता है तो उसे हम बोलते हैं परपरागण। लेकिन यहां पर क्या था, आपका जो मटर का पौधा था उसमें स्वपरागण संभव था, क्योंकि यह द्विलिंगी पुष्प था और द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसमें स्वपरागण संभव था। इसलिए इन्होंने क्या किया गाइस, इसलिए मटर का पादप का चयन किया था। और स्वपरागण होने के कारण इसका जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा था ना गाइस, वो यहां पर शुद्ध प्राप्त हो रहा था, शुद्ध वंशानुक्रम प्राप्त हुआ था, शुद्ध वंशानुक्रम प्राप्त हुआ था। इस कारण इन्होंने मटर के पादप का चयन किया। अगला कारण यह था कि इन्होंने मटर के पादप का चयन इसलिए किया क्योंकि में विपुंसन विधि के द्वारा, इनमें विपुंसन विधि यानी कि आपका इसको बोलेंगे अंग्रेजी में इमास्कुलेशन। ठीक है, इमास्कुलेशन मेथड के द्वारा इसमें गाइज कृत्रिम विधि से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से हम कृत्रिम तरीके से पर परागण संभव था, पर परागण संभव था। इस वजह से गाइज इन्होंने मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। तो ये आपके मेन रीजन थे जिनके कारण गाइज मेंडल ने अपने लक्ष्य अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आपके मटर के पौधे पर चयन किया था। कौन कौन से? पहला, यह 1 वर्षीय पौधा था, एनुअल पौधा था, मतलब एक कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते थे। दूसरा कारण यह था यह एक द्विलिंगी पुष्प था। आगे पढ़ेंगे एक लिंग क्या होती है, द्विलिंग क्या होती है, स्वपरागण पर परागण के बारे में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हम फ्लावर की में रिप्रोडक्शन देखेंगे तब डिटेल से पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्वपरागण संभव था, मतलब सेल्फ पोलिनेशन संभव था, और इसमें विपुंसन की सहायता से यानी कि इमास्कुलेशन की मदद से इसमें गाइज आपका कृत्रिम तरीके से पर परागण भी संभव था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मटर का पौधा था, मटर के पौधे के अंदर विपर्यासी लक्षण मौजूद थे, विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे, विपर्यासी लक्षण मौजूद थे। अब ये विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताता हूं। मटर के पौधे के अंदर विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे। देखो विपर्यासी का मतलब क्या होता है, एक जो लक्षण होता है ना उसके 2 जोड़े थे। जैसे मान लीजिए कि उसमें फल कैसा आएगा, फल का रंग कैसा होगा, उसके 2 ऑप्शन थे। मतलब जो मटर का पौधा था ना, मटर का पौधा हाइट जो थी, हाइट कैसी होगी उसके भी 2 ऑप्शन थे। रंग कैसा होगा,
फली का आकार कैसा होगा, सबके दो दो ऑप्शन थे। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उनको हम बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। तो मटर के पौधे के अंदर गाइस ध्यान रखना 7 विपर्यासी लक्षण थे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप को क्यों चुना था। ये 4 रीजंस है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि किस वजह से आपने मटर के पौधे को चुना था। और एग्जाम में पूछा जाएगा भी, मैं आपको विपर्यासी लक्षण बताऊंगा। आपसे ग्रुप डी में पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा मटर के अंदर एक विपर्यासी लक्षण होता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने आगे बताता हूं कौन कौन से 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मटर के अंदर कौन से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी का मतलब ये होता है कि कोई भी लक्षण होता है ना, उसके जोड़े के रूप में माना। मान लीजिए कोई अपने पास कोई चीज है, उसके 2 ऑप्शन अगर अपने पास हैं तो उसे हम बोलेंगे विपर्यासी लक्षण। जैसे बात करते हैं मटर के पादप के अंदर का ये 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला जो विपर्यासी लक्षण है वो ये है कि उसकी ऊंचाई, यानी कि आपका जो मटर का पौधा होगा उसकी ऊंचाई कैसी होगी। अगर वो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है ना तो उसे हम बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और अगर वो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है उसे हम बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, F1 पीढ़ी क्या होती है, प्रभावी क्या होते हैं, अप्रभावी, आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब देखिए अगर यहां पर मटर का पौधा है, उसकी हाइट देखिए 2 ऑप्शन होते थे, एक तो होता था लंबा यानी कि टाल, एक होता था बोना यानी कि आपका ड्राप। आगे देखिए दूसरा तो होता था पादप, यानी कि वो जो पादप है उसके पुष्प यानी कि जो फूल आएगा वो कहां पर आएगा, कौन सी स्थिति पर फूल आएगा। तो उसके आधार पर 2 प्रकार के विपर्यासी लक्षण होते हैं। या तो उसके अंदर जो फूल आएगा वो आपके कक्षीय लेवल पर आएगा यानी कि एक्सल पर आ सकता है, या फिर उसके अग्रस्त भाग यानी कि टर्मिनल पर आ सकता है। तीसरा विपर्यासी लक्षण होता था कि जो फली है जब उसके अंदर बीज पक जाता है ना, मटर के अंदर जो फली आती है, मटर के जो बीज आते हैं, मटर का जो फल आता है ना, मटर आपने खाई होगी, सब्जी बनाई खाई भी होगी, तो जब उसकी फली पक जाती है तो उसकी शेप कैसी होगी, उसकी आकृति कैसी होगी। तो यहां पर ध्यान रखना 2 प्रकार की हो सकती है, या तो फूली हुई यानी कि इन्फ्लेटेड है ना, फूली हुई मोटी ताजी, और या फिर क्या हो सकती है संकीर्णित। संकीर्णित का मतलब क्या होता है, चपटी एकदम, उसके अंदर बीज छोटे छोटे मरे मरे से होंगे। आगे बात करते हैं कि अपरिपक्व जो फली है यानी कि जो फली पकी नहीं है ना, जो कच्ची फली होती है ना छोटी छोटी, जब प्रारंभ में जब बीज पड़ना शुरू हो जाते हैं मटर के अंदर है ना, तो उस फली का रंग कैसा होगा। तो ध्यान रखना है हरा रंग होता है वो आपका प्रभावी होता है, और पीला रंग जो होता है वो आपका क्या होता है, अप्रभावी। पुष्प का रंग यानी कि फूल किस प्रकार के आएंगे मटर के पौधे में, 2 प्रकार के फूल आते हैं। अगर F1 पीढ़ी में प्रभाव दिखाते हैं प्रभावी लक्षण वाले, वो आपके होते हैं बैंगनी, और अगर जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं वो आपके होते हैं व्हाइट यानी कि सफेद। आगे बात करते हैं बीज की आकृति कैसी होगी, यानी जो सीड होगा, सीड जो होगा उसकी शेप कैसी होगी। तो बीज 2 प्रकार के होंगे, या तो गोलाकार हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, या फिर झुर्रीदार यानी कि रिंकल टाइप के हो सकते हैं, है ना, झुर्रे झुर्रे ऐसे सिकुड़े सिकुड़े से टाइप के ना। आगे बात करते हैं उसके बीज का, सीड का जो कलर है वो कैसा होगा। तो यहां पर 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो पीला हो सकता है येलो, और दूसरा आपका हो सकता है हरा। तो ध्यान रखना है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा मटर के अंदर कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना मटर के अंदर 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुआ, है ना, उसके क्या कारण थे। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे उनमें सफल क्यों हुआ, है ना, उनमें सफल क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। आपसे पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा आपके मेंडल की सफलता का कारण नहीं है, है ना। तो ध्यान रखना है कौन से कारण थे, ये तो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम में आएगा मेंडल की सफलता के कारण लिखिए, मेंडल की सफलता के कारण, यानी कि मेंडल सफल क्यों हुआ, व्हाई डिड मेंडल सक्सीड इन हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल को अपने जो प्रयोग थे उनमें सफलता क्यों मिली। सबसे पहली बात देखिए इन्होंने क्या किया, आंसर देखिए इसका, कि इन्होंने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण की
वंशागति यानी कि हेरिडिटी का अध्ययन किया। पहली बात तो ये थी कि इन्होंने क्या किया, एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण जो था, एक ही कैरेक्टर था, उसकी वंशागति का अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि अब अभी मैंने आपको 7 लक्षण बताए थे, तो इन्होंने क्या किया, एक टाइम में सिर्फ एक का ही अध्ययन किया, है ना। मान लीजिए एक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के 7 साल तक, तो 7 साल में 7 लक्षणों का अध्ययन किया। तो जब इन्होंने पहली बार जब किया तो सिर्फ एक का किया, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ अध्ययन किया। इन्होंने जो स्टडी की एक साथ में सिर्फ एक की, ध्यान रखना। यानी कि एक बार में, एक समय में इन्होंने एक ही लक्षण, यानी कि आपके जब इन्होंने मान लीजिए पादप उगाए, तो पादप से जो नए पादप बने, मटर के पहले पेड़ थे, उनसे नए जो पेड़ बनाए, तो इन्होंने एक ही चीज देखी, या तो भाई उसकी हाइट देखी कि भाई हाइट पहले कैसी थी अब कैसी है, उसके फूल का रंग पहले कैसा था अब कैसा है। मतलब एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। ये एक तो पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि जब उन्होंने प्रयोग किए तो उन्हें जो रिजल्ट मिले, ध्यान रखना, मेंडल ने अपने जो प्रयोग थे उनमें जो सभी आंकड़े थे, सभी जो रिजल्ट प्राप्त हुए, सभी आंकड़े जो थे, है ना, सभी जो आंकड़े थे, सभी डेटा थे, सभी आंकड़ों का इन्होंने क्या किया गाइज, सांख्यिकी रूप से इन्होंने सावधानी इनके पास सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक इन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया, है ना। इनका क्या किया, सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया, इन्होंने सावधानी पूर्वक विश्लेषण, एनालाइसिस किया, है ना। दूसरा कारण यह था कि इनको जो भी रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, जो भी डेटा इनसे प्राप्त हो रहा था, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस डेटा का इन्होंने क्या किया, अच्छे से सावधानी पूर्वक क्या किया, एनालिसिस किया, यानी कि अच्छे से विश्लेषण किया। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण यह था कि इन्होंने जो पादप का चयन किया था, पादप का चयन भी अच्छे से किया था, पादप का चयन भी अच्छे से किया था। यानी कि इन्होंने जो मटर का पौधा चुना था ना, वो भी एक शानदार पौधा था। अगर वो उसकी जगह किसी और पौधे को चयन कर लेते तो शायद उनको सफलता नहीं मिलती। तो उन्होंने जब मटर का पौधा चुना तो उसमें भी उन्होंने सावधानी रखी। तो ये गाइस रीजन थे जिसकी वजह से आपका जो मेंडल था यहां पर अपने जो प्रयोग थे उनमें सफल हुआ था। अब यहां पर बात करते हैं मेंडल के प्रयोग। 3 यहां पर एक्सपेरिमेंट है, 3 नियम दिए गए थे आपके मेंडल के जो थ्योरी थी उसके आधार पर। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं। मेंडल के कौन कौन से आनुवंशिकता के नियम हैं, ध्यान रखना, इन्हें हम आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। और तीनों नियमों को सामूहिक रूप से मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद कहा जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए नियम पढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर आनुवांशिक शब्दावली है ना, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों ये अगर आपको समझ आएगी ना तभी आपको नियम पता होंगे। क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि पृथक्करण का नियम है, उसमें आपके एकल संकरण द्विसंकरण ये कराया जाता है। अब आपको पता ही नहीं कि एकल संकरण होता क्या है। तो यहां पर पहले हम जो टर्मिनोलॉजी उसको पढ़ लेते हैं और यहां से भी गाइस प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो वर्ड लिखे गए इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीन, यानी कि जीन क्या होता है। देखिए जीन जो होती है ना वो डीएनए की आनुवांशिक इकाई होती है। जैसे हमारी कोशिका, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है हमारे शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है ना, उसी प्रकार से डीएनए जो होता है, डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, वो आपके जीन होती है। जीन का काम क्या होता है? जीन का काम होता है कि जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना। यानी कि वह फैक्टर, वह कारक जो आनुवांशिक लक्षणों के ऊपर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, उसे गाइस हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जीन। ये आपको ध्यान रखना है। और जीन जो वर्ड दिया गया था वो आपके जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ये भी नोट कर लीजिएगा, जोहानसन, ठीक है। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने आपके जो जीन वर्ड था उसको दिया था। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी यानी कि एलएलए क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। तो देखिए
आपका जीन जो होता है ना, जीन के पास दो क्या होते हैं, आपके जो लक्षण होते हैं ना कोई भी, उसके दो विकल्प होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था मटर का जो पौधा होता है ना, मटर का पौधा, उसमें 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो प्रत्येक लक्षण होता है उसके पास दो जोड़े पाए जाते हैं। तो वो जो विकल्प होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं युग्म विकल्पी। यानी कि दो जो ऑप्शन होते हैं ना, कोई भी जीन जो होता है, जीन जिस लक्षण को कंट्रोल करता है उस लक्षण के उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन को बोलते हैं युग्म विकल्पी। जैसे हम बात करें कि भाई आपका रेड पेन ये रहा, मान लीजिए लंबाई है, पौधे की जो लंबाई है, तो लंबाई जो होती है ना, जो लेंथ होती है ना, लेंथ के यहां पर गाइस दो आपके क्या होते हैं, दो यहां पर युग्म विकल्पी होते हैं। कौन कौन से? अगर पौधा लंबा हुआ तो उसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो टाल होता है या लंबा जो होता है उसको ध्यान रखना, अभी हम नियम पढ़ेंगे तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्मॉल टी का अर्थ यहां पर होगा बोना, तो ध्यान रखना। इसी प्रकार से आपके हर जो लक्षण होता है, एवरी जो कैरेक्टर होता है, उसके गाइस दो युग्म विकल्पी होते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो दो जो ऑप्शन होते हैं आपके जो जीन होते हैं उनके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का मतलब है कि जो पौधा है वो लंबा है ना, और स्मॉल टी का मतलब है जो पौधा हुआ है वो आपका बोना प्राप्त हुआ है। तो जो दो ऑप्शन होते हैं ना, उनको गाइस हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे कि समयुग्मजी क्या होते हैं, होमोजियस क्या होते हैं। देखिए समयुग्मजी का मतलब है कि दोनों जो ऑप्शन है ना, अभी हमने जो ऑप्शन देखे थे ना, दो ऑप्शन होते हैं, एक जो पौधा होता है उसका जो कोई भी कैरेक्टर होता है, तो जीन जिसको कंट्रोल करे रखते हैं उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, है ना, दो विकल्प होते हैं, है ना। तो उन दोनों जो विकल्प होते हैं, है ना, दो जो ऑप्शन है, अगर दोनों के दोनों सेम ही हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, समयुग्मजी। जैसे मान लीजिए दोनों अगर ऐसे हैं, दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी का मतलब क्या है कि भाई शुद्ध लंबा है, क्या है, शुद्ध लंबा है। और अगर ऐसे है कि स्मॉल टी दोनों, तो इसका मतलब है कि ये शुद्ध बोना है, बोना तो है लेकिन कैसा है, शुद्ध है ना। तो स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ध्यान रखना इस प्रकार से अगर दोनों के दोनों एक जैसे ही है विकल्प, उसे हम बोलते हैं समयुग्मजी। आगे बात करते हैं आपके विषम युग्मजी यानी कि हेटेरोजियस के बारे में। तो देखिए विषम युग्मजी का मतलब है कि जो ऑप्शन है, जो आपकी जीन के पास जो दो ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शन अगर अलग अलग है, कैसे, मान लीजिए एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इस प्रकार से है, तो गाइज इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम आपका विषम युग्मजी। मतलब दो जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन अलग अलग है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। और ध्यान रखना अगर इस प्रकार से कोई चीज लिखी गई है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो गाइज इसे हम बोलते हैं शंकर लंबे। क्या बोलते हैं, संकर लंबे, यानी कि हाइब्रिड टॉल, ऐसे पौधों को बोलते हैं हाइब्रिड टाल। अब यहां पर बात हो रही है हाइब्रिड की, तो मैं आपको बता दूं संकरण क्या होता है और संकर प्रजाति क्या होती है। देखिए संकरण हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो अलग अलग जो प्रजाति होती हैं, दो अलग अलग प्रजाति होती है, अगर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है, उनके बीच रिलेशन बनाए जाते हैं, है ना, तो उनसे जो नई प्रजाति बनाने के लिए उनके बीच संबंध स्थापित किया जाता है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संकरण, है ना। जैसे आपको बताओ गधा होता है ना, आपका डंकी होता है, और आपका जो घोड़ा होता है ना, हॉर्स जो होता है, दोनों का जब क्रॉस करवाया जाता है तो खच्चर बनता है ना। तो इसी प्रकार से दो अलग अलग प्रजातियां हैं, अगर उनको क्रॉस करवाया जाता है ना, एक नई प्रजाति बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संकरण, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन। और जो नई प्रजाति बनती है उसे हम बोलते हैं संकर प्रजाति, यानी कि हाइब्रिड स्पीशीज उसको बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं लक्षण प्रारूप, जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये जो भाई साहब है ना, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। ये आपके ये वाले नहीं, नीचे वाले दो है ना, ये आपके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, ये आपके एग्जाम में आएंगे। आपसे पूछेगा, बताइए यहां पर आपसे पूछ लेगा कि आपका जब एकल संकरण द्विसंकरण है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि इस नियम में आपके 3 नियम पढ़ेंगे आपके मेंडल के, है ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे, आपसे पूछ लेगा कि इसका जीन प्रारूप क्या होगा, इसका लक्षण प्रारूप क्या होगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि जीन प्रारूप क्या होता है और लक्षण प्रारूप क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की, यानी कि फिनोटाइप की। तो देखिए लक्षण प्रारूप क्या होता है, कोई भी जीन जो होता है ना, कोई भी जीन, उसकी जो आउटर आपको जो बाहर से चीज दिखाई देती है, यानी कि बाहर से जो आकृति, उसको देखकर आप क्या पता लगा सकते हो, है ना, तो उसकी जो आउटर विजिबिलिटी होती है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं उसका बोलते हैं लक्षण प्रारूप। यानी कि जो लक्षण प्रारूप होता है उसका मतलब होता है कि आपका जो किसी सजीव होती है उसकी बाह्य प्रतीति, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ना, बाहर से उसमें क्या दिखाई आपको दे रहा है, उसे हम बोलते हैं आपका लक्षण प्रारूप। जबकि जीन प्रारूप क्या होता है, उसकी जीन संरचना, यानी कि जीन कॉन्स्टिट्यूशन
डिवीजन जो होता है उसे हम बोलते हैं जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए एक चीज आप नोट करना, जीन प्रारूप के बारे में और लक्षण प्रारूप के बारे में। तो देखिए अगर आपसे लक्षण प्रारूप पूछे, कभी भी अगर आपसे लक्षण प्रारूप पूछे और जीन प्रारूप पूछे तो क्या आंसर आप देंगे? तो देखिए अगर आपसे मान लीजिए ये आपको दे रखा है कि यहां पर देखिए ये कैपिटल टी दे रखा है, यहां पर स्मॉल टी दे रखा है ना, और यहां पर मान लीजिए ये आपको दे रखा है। अब अगर आपसे पूछ लें कि इसका भाई आप जीन प्रारूप बताइए, एक तो है ना जीन प्रारूप बताइए, और इसी का आप बताना है आपको लक्षण प्रारूप, है ना। ये आपको जो टर्म है धीरे धीरे समझ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसका आपको बताना है लक्षण प्रारूप, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए जो लक्षण प्रारूप है ना, वो तो भाई आप इसको देखकर पता लगाना है। कैपिटल टी इसको देखकर क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है ना। आप इसको देख रहे हो कैपिटल टी, इनकी बाह्य संरचना जो है, जो आपका आउटर अपीयरेंस है, उसको देखकर आपको बताना है, उसे हम बोलते हैं आपका लक्षण प्रारूप। तो देखिए हम इसको देखकर क्या पता लगा सकते हैं भाई, कैपिटल टी है, मतलब क्या है? मतलब ये कि भाई दोनों के दोनों जो है वो आपके क्या है, यहां पर आपको बताया था ना युग्मजी के रूप में आपको युग्म बताने हैं। तो यहां पर क्या है? कैपिटल टी, इसका मतलब ये क्या है भाई? समयुग्मक है ना। समयुग्मक है मतलब दोनों के जोड़े समान है, और समयुग्मक होने के साथ साथ कैपिटल टी जहां पर आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? लंबा। तो इसका जो आपका लक्षण प्रारूप हो गया वो हो गया कैपिटल टी का मतलब क्या है कि ये समयुग्मक है और आपके लंबे हैं, यानी कि आपके होमोजियस है और आपके टाल है। अगर आपको ये दे रखा है और आपसे पूछ ले कि भाई इसका लक्षण प्रारूप क्या है, तो ध्यान रखना ये दोनों है तो समयुग्मक, मतलब दोनों में सामान्य चीज है ना भाई, समयुग्मक तो है, समयुग्मक तो है, लेकिन कैसे हैं? बौने हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा लक्षण प्रारूप। अगर आपसे इसका लक्षण प्रारूप पूछे भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखिए पहली बात तो ये कि ये आपके समयुग्मक नहीं है, मतलब ये क्या है? विषम युग्मक, एक बड़ा है एक छोटा है। तो क्या हो जाएगा इसका लक्षण? मतलब देख के क्या पता लगा सकते हो आप? तो ये आपका हो जाएगा विषम युग्मक है, पहली बात तो विषम युग्मक है। और विषम युग्मक के साथ साथ कैसे हैं? ये देखिए एक बड़ा एक छोटा, मतलब मिक्स बनेंगे। जो मिक्स बनता है ना उसको हम बोलते हैं आपके लंबे, है ना। तो ध्यान रखना है ये आपका हो जाएगा लक्षण प्रारूप कि आपका जो समयुग्मक लंबा होता है उसको कैपिटल टी, और आपका स्मॉल टी जिसको हम बोलते हैं उसको मतलब विषम युग्म जी बोलते हैं। अब आगे देखिए यहां पर अगर आपसे पूछे इसका जीन प्रारूप, आपसे पूछ ले कि कैपिटल टी दिया गया है, इससे आप क्या पता लगाओगे? जीन प्रारूप जो होगा, जीनोटाइप होगा, वो क्या होगा इसका? तो ध्यान रखना कैपिटल टी, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इसमें लंबा है, और लंबा कैसा है? शुद्ध लंबा है, और शुद्ध लंबा है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। यहां पर देखिए एक कैपिटल, दोनों ही छोटे छोटे हैं, इसका मतलब क्या है? प्योर एकदम शुद्ध आपके क्या है? बोने हैं, है ना। और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपके संकरण से प्राप्त होते हैं, इनको हम बोलते हैं संकर लंबे। क्या बोलते हैं इनको? संकर लंबे। सो गाइज इस प्रकार से हम यहां पर जीनोटाइप है ना, आपका जो जीन प्रारूप है ना, और आपका जो लक्षण प्रारूप है उसको यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इसको हम संकर लंबे बोल सकते हैं, या इसको अशुद्ध लंबे भी बोल सकते हैं, अशुद्ध लंबे भी बोल सकते हैं। सो गाइज ये था आपका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। तो आपको ध्यान रखना, आगे हालांकि और बताएंगे इसके बारे में तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना लक्षण प्रारूप का मतलब बाहर, जो बाहर से आपको कैसे दिखाई देना है, देखकर क्या पता लगा सकते हो, उसे हम बोलते हैं उसका आपका लक्षण प्रारूप यानी कि फोनोटाइप। और जीनोटाइप, जीन प्रारूप का मतलब क्या होता है? उसकी आंतरिक संरचना, है ना, उसकी लंबाई किस प्रकार से है, आप कैसे पता लगाओगे? तो बोने होंगे, शुद्ध बोने, शुद्ध लंबे, या फिर आपके संकर लंबे या शुद्ध बोने, ये आपके होते हैं। अब बात करते हैं आगे प्रभावी लक्षण के बारे में, यानी कि आपका डोमिनेंट कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखिए ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण। अब F1 पीढ़ी होती क्या है? सर यही नहीं पता हमको, देखिए आपको बताते हैं F1 पीढ़ी क्या होती है, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करना चाहे बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पीछे लेके। अब मैं आपको यहाँ पर स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा है कि आपको मैं समझा पाऊं कि F1 पीढ़ी क्या होती है। तो देखिए पहले हम F1 पीढ़ी को समझ लेते हैं। देखिए F1 पीढ़ी का मतलब होता है कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। देखिए आपका क्या होता है
एक होती है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब वह पीढ़ी जो आपके नई पीढ़ी बनाने के लिए क्रॉस करती है ना, उसे हम बोलते हैं पेरेंशियल पीढ़ी, पेरेंशियल जनरेशन, यानी कि आपका जनक पीढ़ी। तो देखिए मान लीजिए हमें F1 पीढ़ी बनानी है, तो हम क्या करते हैं कि शुद्ध लंबे ले लेते हैं, शुद्ध लंबे पौधे लेते हैं, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, है ना, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, और इनकी मान लो हमको F1 जनरेशन चाहिए। तो शुद्ध लंबे क्या होते हैं? शुद्ध लंबे होते हैं आपके कैपिटल टी, और शुद्ध बोने क्या होते हैं? स्मॉल टी। अब हमें क्या करना है, इनकी F1 जनरेशन बनानी है। तो देखिए F1 जनरेशन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं आज। तो देखिए F1 पीढ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां से भैया हमको युग्मक चाहिए, यहां से हमको युग्मक चाहिए और यहां से भी युग्मक चाहिए। अब देखिए युग्मक कैसे बनेंगे, युग्मक बनाने का सीधा सा रूल है कि भाई ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहां पर देखिए, ये यहां पर दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब यहां ये आपके सिर्फ एक जो टी है इसी से मिलकर बना है। यहां पर दोनों स्मॉल टी है, इसका मतलब ये आपके स्मॉल टी से मिलकर बना है, और ये हो गए इनके युग्मक। तो युग्मक से क्या करा दीजिए, क्रॉस, दोनों क्रॉस मिलकर क्या बनाएंगे, ये टी और ये टी क्या बनाएंगे, एक बड़ा टी एक छोटा टी। तो गाइस ये जो आपका बना है ना, ये इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, इस चीज को हम बोलते हैं F1 पीढ़ी, है ना। तो ध्यान रखना ये होती है F1 पीढ़ी। इसी प्रकार से अगर ये F1 पीढ़ी है, दोबारा वापिस से क्रॉस करती है, वापिस से क्रॉस कैसे करेगी, मान लीजिए ये टी है, मान लीजिए आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और वापिस से कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें वापस से हमने क्या करा दी, इनमें क्रॉस करवा दिया। तो क्या बनेगा इस प्रकार से, ये टी एक तो ये बनेगा, है ना, दूसरा ये वाला टी इस वाले टी से करेगा तो ये टी इस प्रकार बनेगा, ये छोटा टी इससे करेगा तो यहां पर बनेगा ये, है ना, और अगर छोटा टी इस छोटे टी से करेगा तो ये स्मॉल टी। तो ये आपकी होती है F2 जनरेशन, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपकी हो गई, देखिए F1 जनरेशन हो गई और ये आपकी F2 जनरेशन हो गई। अब बात करते हैं वापस आगे कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर। अब देखिए ये आपकी F1 पीढ़ी है, अब यहां पर ये लंबाई का है ना, जो लंबा था उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया और जो छोटा था बोना था उसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर जो F1 पीढ़ी बनी है वो बनी है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संकर लंबा। क्या बोलते हैं, संकर लंबा। तो यहां पर जो लंबाई है ना उसने अपना प्रभाव दिखाया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये आपके क्या है, प्रभावी लक्षण है ना। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से, और मैं आपको और बेहतर एग्जाम्पल की मदद से बताता हूं, है ना। देखिए मानो इस प्रकार से, मान लो कि ये आपका एक आदमी है ना, ये आपका रेड कलर का है ना, और ये एक प्रजाति है रेड कलर की और ये एक दूसरी प्रजाति है जो आपकी है ब्लू कलर की। अब दोनों का जब क्रॉस हुआ है ना, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो यहां पर भैया जो नई प्रजाति बनी इनकी वो बन गई, यहां पर क्या, वो बन गई ये, है ना, ये इनका बच्चा बना। तो ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है ना, वो अगर इसके बारे में बात करें तो ये तो इसका प्रभावी लक्षण है भाई, जो F1 पीढ़ी में आए तो उसका प्रभावी लक्षण, तो ये तो इसका क्या हो गया, इसका प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी क्या होता है, जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता, इस ब्लू वाले का यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए ये तो होगा इसका प्रभावी और ये इसका हो गया अप्रभावी। बस इतना सा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए एक संकर, द्विसंकर, त्रिसंकर और बहुसंकर क्या होते हैं। देखिए तो पहले हम बात करें संकरण क्या होता है। संकरण का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रजातियां जब आपस में क्रॉस करती हैं, नई पीढ़ी नई स्पीसीज बनाती है, नई प्रजाति बनाती है, उस चीज को हम बोलते हैं संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर दो जो आपके अलग अलग स्पीसीज होती है, अलग अलग जातियां होती है, जब वो क्रॉस करती हैं तो नई जो प्रजाति बनती है ना, उसे बोलते हैं संकर, यानी कि हाइब्रिड। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो यहां पर क्या होता है, अगर यहां पर देखिए एक संकरण का मतलब क्या होता है, अगर यहां पर एक बार में सिर्फ एक ही संकरण एक ही प्रकार के गुणों में क्रॉस करवाया जाए, है ना। एक संकरण का मतलब क्या होता है कि आपके जो पेड़ पौधे हैं उनमें हम क्रॉस करवा रहे हैं, जीवों में क्रॉस करवा रहे हैं, तो अगर एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए, है ना, कि भाई सिर्फ लंबाई के बारे में हमको देखना है, या उसमें फूल पीले कलर के आ रहे हैं, है ना, या आपके जो फूल हैं वो बैंगनी कलर के हैं या व्हाइट कलर के हैं, उसको देखना है, मतलब एक बार में एक ही वंशागति का अध्ययन करना, उसे हम बोलते हैं आपका एक संकर। द्विसंकर क्या होता है, डाई हाइब्रिड, कि भाई एक समय में दो जो कैरेक्टर हैं, दो लक्षण है, उनकी वंशागति का अध्ययन करना। त्रिसंकर का मतलब होता है कि आपका ट्राई हाइब्रिड, इसका
मतलब क्या होता है कि 3 लक्षणों के वंशागत का अध्ययन करना। और बहुसंकर का मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे जो लक्षण हैं उनका एक साथ ही अध्ययन करना, उसे हम बोलते हैं बहुसंकरण। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यहां पर हो गया आपका जनक पीढ़ी भी हो गया, आपको बता दिया जो पीढ़ी आपके भाग लेती है ना, संकरण में भाग लेती हैं और नई जनरेशन बनाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी। और F1 पीढ़ी जो होती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि पेरेंटियल जो जनरेशन होती है ना, क्रॉस करके जो पीढ़ी बनाती है उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। इसी प्रकार से F2 पीढ़ी क्या होती है, अगर ये F1 पीढ़ी है, अगर ये वापस से क्रॉस करेगी, है ना, मान लीजिए ये F1 पीढ़ी है, अगर ये वापस से क्रॉस करती है तो आपके जो नई पीढ़ी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी, यानी कि सेकंड फिलियल जनरेशन। आगे बात करते हैं कि आपका एक संकर अनुपात क्या होता है, इनकी मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है। तो देखिए, जब आपके जो प्रजाति होती हैं, जब उनके अंदर सिंगल हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है या मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है ना, तो वहां पर जो लक्षण प्रारूप होते हैं या जीन प्रारूप होते हैं, उनका जो रेशियो होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक संकर अनुपात, यानी कि मोनो हाइब्रिड रेशियो। और इसी प्रकार से द्विसंकर अनुपात क्या होता है, अगर एक साथ दो लक्षण जो हैं, अगर एक साथ दो लक्षणों का रेशियो लिया जाए, यानी कि द्विसंकरण जब हम करवाते हैं, मान लीजिए हमने बाई क्रॉस करवाया, माना बाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो वहां पर क्या हुआ, दो लक्षण जो होते हैं, यानी कि 2 बार संकरण जब हम करवाया और 2 बार संकरण कराने के बाद जो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसका जो रेशियो होता है ना, उसे हम बोलते हैं द्विसंकर अनुपात, यानी कि डाई हाइब्रिड रेशियो। आगे अभी गाइस और बचे हुए हैं 4-5 आपके जो टर्मिनोलॉजी और हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं और फिर आपके जो आनुवंशिकता के नियम है उनको पढ़ते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लास्ट बात कर लेते हैं, संकर पूर्वज या पश्च संकरण क्या होता है, चलिए इसके बारे में। तो देखिए, अगर F1 जो पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी का अगर हमने दोबारा से उसकी जो जनक पीढ़ी होती है अगर उसके साथ क्रॉस करवा देते हैं ना, तो गाइज इस चीज को हम बोलते हैं संकर पूर्वज या पश्च संकरण। अब देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि F1 पीढ़ी होती क्या है, वो कैसे बनती है। तो देखिए, होता क्या कि मान लीजिए हमें क्या करना है, देखिए लंबाई के आधार पर ही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लंबा होता है, एक तो हम लेंगे लंबा पादप, एक हम लेंगे बौना पादप। जो लंबा पादप है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल टी से, और जो बौना होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। तो जो F1 पीढ़ी होती है, ये जो है ना, ये इसे हम बोलते हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं आपका पेरेंशियल, यानी कि इसको बोलते हैं जनक पीढ़ी, है ना, पेरेंशियल जनरेशन आपका, ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं जनक पीढ़ी, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी। अगर अब देखिए क्रॉस कैसे करेंगे, क्रॉस करने का तरीका यह है कि भैया यहां से इनके युग्मक निकालो, है ना। तो देखो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर जो कैपिटल टी इन दोनों एक ही चीज निकल के बाहर आएगी, कौन सी, ये वाली, और इन दोनों से एक चीज निकल के बाहर आएगी, कौन सी, ये वाली। तो यहां पर जो क्रॉस करेंगे अब ऐसे, है ना, इन दोनों को क्रॉस करवा दो, तो इन दोनों के क्रॉस से देखो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो है गाइज, इसे हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। तो अगर देखो, अब बात आती है संकर पूर्वज या पश्च संकरण की, यानी कि बैक क्रॉस की। तो देखिए, बैक क्रॉस क्या होता है, अगर ये जो F1 पीढ़ी है इसका हमने क्रॉस करवा दिया इन दोनों में से किसी के साथ, तो इस चीज को हम बोलते हैं पश्च संकरण। अब ये आपके 2 प्रकार से हो सकता है, कैसा कि भाई अगर आप एक बार तो इसका इससे करवाओ और एक बार आप इसका इससे करवाओ। तो ध्यान रखना है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसे हम बोलते हैं, पहला जो प्रकार है इसे हम बोलते हैं बाह्य संकरण। क्या होता है, पहला जो है उसे हम बोलते हैं बाह्य संकरण, यानी कि इसको हम बोलते हैं आउट हाइब्रिडाइजेशन, क्या आउट क्रॉस बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो ध्यान रखना, आउट क्रॉस, इसका क्या मतलब है, देखो आउट क्रॉस का मतलब, पहले बात करते हैं बाह्य संकरण की, आउट क्रॉस की। तो देखिए, आउट क्रॉस में क्या होता है, अगर हमने जो F1 पीढ़ी है अगर इसका क्रॉस करवा दिया, आपके जो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी पीढ़ी है। अब देखो प्रभावी क्या होती है, अप्रभावी क्या होती है, इसके बारे में अब आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रभावी पीढ़ी। अब देखिए, यहां पर ये क्या थे, लंबे, यहां पर ये क्या थे, बौने, और यहां जो प्राप्त हुई है ना F1 पीढ़ी, ये यहां पर अशुद्ध लंबे हैं, लेकिन है तो लंबे,
इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है, लंबापन, ध्यान रखना बोनापन नहीं है। तो गाइज इसको जो ये वाला है ना कैपिटल टी, इसको हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और ये जो है स्मॉल टी इसको अप्रभावी लक्षण मानते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं बाह्य संकरण की, यानी आउट क्रॉस की। तो इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी का क्रॉस हम वापिस से जो प्रभावी लक्षण है उसके साथ करवा देते हैं। तो देखिए करवाते हैं क्रॉस। तो देखिए यहां पर F1 पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका क्रॉस करवाना है हमें किसके साथ, हमें करवाना है प्रभावी, यानी कि ये वाली जो पीढ़ी है ना, ये कैपिटल टी इसके साथ। चलिए करवाते हैं क्रॉस भाई। तो देखो क्रॉस करवाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस करवाने के लिए यहां से पहले तो युग्मक बाहर निकालो। कौन कौन से निकलेंगे भाई, एक तो कैपिटल टी निकलेगा यहां से, और एक स्मॉल टी निकलेगा। दो निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन यहां से सिर्फ एक ही निकलेगा, क्योंकि ये तो एक से मिलकर बना हुआ है कैपिटल टी से। अब हमें क्या करना है, इनके बीच क्रॉस करवाना है, करवा दीजिए भाई। ये वाला जो टी है कैपिटल टी इससे करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर ये वाला इससे करेगा तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी, और इसको मिलाओगे तो कैपिटल टी, इसका और इसका हो गया। अब इसका करवाना इससे, तो ये करेगा इससे, तो क्या बनेगा, ऐसे लिख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ध्यान रखना हम लिखते हैं पहले बड़ा और फिर छोटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया भैया क्रॉस। तो ये आपका कहलाता है बाह्य संकरण। अब देखिए यहां पर क्या बना है, एक तो ये बना है कैपिटल टी, एक बना है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहां पर जो रिजल्ट बना है ना, ये जो रिजल्ट बना है, अगर इसमें एक भी कैपिटल टी है, एक भी बड़ा टी है, तो हम कहेंगे वो भैया लंबा है। वो शुद्ध लंबा हो अशुद्ध लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहां पर दोनों कैपिटल टी प्राप्त होते हैं, इसका मतलब शुद्ध लंबा है ना, प्योर है ना, प्योर टॉल है, शुद्ध लंबा है। अगर रिजल्ट हमको दोनों स्मॉल टी प्राप्त होते हैं, मतलब क्या है, वो शुद्ध बौना है ना। लेकिन अगर रिजल्ट हमको ये प्राप्त होता है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको हम बोलते हैं अशुद्ध लंबा, लेकिन होता ये लंबा ही है, ध्यान रखना, अशुद्ध लंबा बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये तीन रिजल्ट हमेशा प्राप्त होंगे। अब यहां पर देखो एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपसे दो ही चीजें पूछी जाएंगी, एक तो पूछी जाएगी लक्षण प्रारूप और एक पूछी जाएगी जीन प्रारूप, है ना। तो पहले हम देखते हैं लक्षण प्रारूप, और इसे हम क्या बोलते हैं, फेनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप इसको बोलते हैं। तो देखिए इसको फिनोटाइप क्या हो जाएगा, लक्षण प्रारूप का मतलब क्या है कि बाह्य संरचना को देखकर, यानी कि आउटर अपीयरेंस से उसको देखिए कि लंबे हैं या बोने हैं। तो बताइए ये यहां पर ये रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ, एक तो ये और ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, तो इसका जो लक्षण प्रारूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, जो भी पौधे बने हैं वो 100% क्या है, वो 100% क्या है, लंबे हैं। तो ये इसका हो जाएगा यहां पर लक्षण प्रारूप। अब बात करते हैं इसका जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप यानी कि इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं इसको, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप का मतलब हमको क्या देखना है, उसके समयुग्मजी विषमयुग्मजी देखने हैं। ध्यान रखना क्या देखना है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो हमारे पास क्या क्या बने हैं, एक तो ये बना है, एक ये बना है। अब देखो हमारे पास क्या बना है भैया, एक तो ये बना है कैपिटल टी, और एक हमारे पास दूसरा बना है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका नाम क्या है, इसका कैपिटल टी का, इसको हम क्या बोलते थे, समयुग्मजी। क्या बोलते थे इसको हम बोलते थे समयुग्मजी। दोनों समान है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समयुग्मक लंबे, है ना। और इसे हम क्या बोलते थे बताओ, याद है तो, इसको हम बोलते थे विषम युग्मजी। क्या बोलते थे, विषम युग्मजी। और विषम युग्मजी, और विषम युग्मजी में कैसा है ये, विषम युग्मजी, लेकिन है कैसा, ये लंबा है ना, विषम युग्मजी लंबा, है ना। तो देखो एक तो ये है, एक ये है, क्या हो जाएगा 1:1। तो एग्जाम में आपके आएगा कि जब हम बाह्य संकरण करवाते हैं, आउट क्रॉस करवाते हैं, तो जीनोटाइप का रेशियो क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना 1:1 प्राप्त होता है। मैं आपको आगे जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वैसे वैसे आप गाइस इसको निकालना सीख जाओगे कि कैसे कैसे आपका जो जीनोटाइप है, जीन प्रारूप कैसे निकालते हैं, लक्षण प्रारूप फेनोटाइप कैसे कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, इधर मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं उठा देता हूँ, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ बीच में कि यहाँ पर जो ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनकी क्या बनती है, ये इनकी भैया F1 पीढ़ी होती है। अब मेरे को दूसरा चाहिए जिसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है परीक्षण संकरण। क्या होता है, परीक्षण संकरण, और इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, टेस्ट क्रॉस। तो देखिए टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि अगर हमने जो F1 पीढ़ी है
F1 पीढ़ी का क्रॉस जो अप्रभावी लक्षण है ना, जो अप्रभावी जनक है उससे करवा दिया, तो गाइज उसे हम बोलते हैं परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। देखो कैसे, अब देखो पहले तो F1 पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये आपकी F1 पीढ़ी हो गई कैपिटल टी स्मॉल टी। और अप्रभावी जनक कौन सा है, ये जो छोटा टी होता है इसको मानते हैं हमेशा अप्रभावी जनक, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमें क्या करना है, यहां से युग्मक निकालने हैं, निकाल लो भाई कौन कौन से निकलेंगे। यहां से एक तो कैपिटल टी निकलेगा और एक क्या निकलेगा, स्मॉल टी। यहां से क्या निकलेगा, सिर्फ एक स्मॉल टी निकलेगा। करा दीजिए क्रॉस, और यहां पर जब क्रॉस करवाएंगे तो ये वाला जो कैपिटल टी है इससे करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर देखो ये एक कैपिटल टी और आपका स्मॉल टी, एक तो ये कर गया, और ये वाला इससे करेगा तो क्या बनेगा, एक दोनों आपके स्मॉल टी बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस हो गया। अब हमें वही लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ज्ञात करने हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले हम ज्ञात करते हैं इसका लक्षण प्रारूप। क्या ज्ञात करते हैं इसका, लक्षण प्रारूप। तो देखो लक्षण प्रारूप इसका मतलब आपका फिनोटाइप। तो देखो फिनोटाइप कैसे ज्ञात करेंगे कि यहां पर देखो अब हमारे पास दोनों अलग अलग है। फिनोटाइप में क्या देखते हैं भाई, लंबे हैं वो कैसे लंबे हैं, है ना भाई, लंबे जो हैं वो कैसे प्राप्त हुए हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास ये जो है इसे हम बोलते हैं अशुद्ध लंबा, और ये जो है इसे हम बोलते हैं शुद्ध बोना। इसका मतलब क्या है कि लक्षण प्रारूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अशुद्ध लंबा, है ना, क्या बोलेंगे, अशुद्ध लंबा। किस किस का रेशियो लेंगे, अशुद्ध लंबा प्राप्त हुआ एक तो, और एक प्राप्त हुआ है स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे आपका शुद्ध बोना, है ना, शुद्ध बोना। अब आप कहेंगे सर यहां पर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, है ना, यहां पर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि यहां पर कैपिटल टी को आपने शुद्ध लंबा क्यों नहीं लिखा और एक कैपिटल टी स्मॉल टी को आपने अशुद्ध लंबा क्यों नहीं लिखा। क्योंकि गाइज यहां पर देखो लक्षण प्रारूप जब ही ज्ञात करते हैं जब आपके दोनों अलग अलग हैं। यहां पर देखो कैपिटल टी एक जगह आ गया ना, इसका मतलब क्या है, वो लंबे ही हैं, चाहे शुद्ध लंबे हो चाहे अशुद्ध लंबे हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन लंबे होने चाहिए। लेकिन यहां पर गाइज यहां पर देखो बोना है, एक जो है ना यहां पर बोना है, इसलिए यहां पर ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अशुद्ध लंबा का मतलब क्या है, कितने हैं अशुद्ध लंबे भैया, एक ही है, और शुद्ध बोने कितने हैं, एक ही, तो 1:1। तो गाइस ध्यान रखना इसका जो लक्षण प्रारूप है 1:1 आएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके जीनोटाइप की, यानी इसका जीन प्रारूप की। तो देखो इसका जो जीन प्रारूप निकल के आएगा ना, इसका जो जीन प्रारूप निकल के आ गया, आपको आगे आगे समझ आता रहेगा क्योंकि हम और भी डिफिकल्टी लेवल पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा, है ना। तो जीन प्रारूप जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप में क्या देखते हैं भाई, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। तो देखो यहां पर देखो दो रिजल्ट प्राप्त हुए, एक तो ये एक ये, दोनों को लिखते हैं। देखो तो यहां पर देखो दोनों को लिखते हैं। देखो पहले हम लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और दूसरा हमारे पास रिजल्ट है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो इनका नाम पहले तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम बोलते थे, दोनों अलग अलग है ना, इसको बोलेंगे विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं इसको, विषम युग्मजी। लेकिन है कैसे, ये लंबे हैं। अगर एक भी कैपिटल टी आ गया ना उसे बोलते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा ये देखो स्मॉल टी, दोनों समान है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, सम युग्मजी। और सम युग्मजी में कैसे हैं, बोने हैं, कैसे हैं, बोने। दिख रहा है ना ये नीचे, ओके, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, ओके। तो यहां पर देखो एक ये है एक ये है, तो क्या रेशियो हो जाएगा, 1:1। ओके, तो गाइस आपको ध्यान रखना है, दिख रहा नहीं, ओके। तो ध्यान क्या रखना है कि भाई आप बाह्य संकरण करवाते हो, दो प्रकार का होता है, वो आपका जो संकर पूर्वज यानी कि पश्च संकरण होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य संकरण आउट क्रॉस, जिसमें क्या कराते हैं, आपका जो F1 पीढ़ी है उसका क्रॉस जो आपके प्रभावी जनक है उससे कराते हैं। तो यहां पर लक्षण प्रारूप में 100% लंबे प्राप्त होते हैं, जीन प्रारूप 1:1 प्राप्त होता है। अगर हम यहां पर दूसरा परीक्षण संकरण करवाते हैं, परीक्षण संकरण में क्या होता है कि आपका जो अप्रभावी जनक है उसका F1 जो आपकी F1 पीढ़ी होती है उससे क्रॉस करवाते हैं, या आपकी F1 पीढ़ी है या आपका अप्रभावी लक्षण है, दोनों से करवाते हैं अप्रभावी जनक से। तो यहां पर हमको ये रिजल्ट प्राप्त होता है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों ही 1:1 प्राप्त होते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, बाकी आपको गाइस धीरे धीरे आगे समझ आता रहेगा, है ना। अभी हम पढ़ते हैं आपके जो आनुवंशिकता के नियम है उनके बारे में, तब आपको ये चीजें हैं आपका लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप कैसे याद करते हैं वो आपको धीरे धीरे समझ आ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपके आनुवंशिकता के नियम, या इन्हीं को हम बोलते हैं मेंडल की वंशागति के नियम। ध्यान रखना, दोनों एक ही चीज है। मेंडल की वंशागति के नियम कह लो या फिर आनुवंशिकता के नियम कह लो, दोनों एक ही बात है। यहां पर 3 नियम हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए ये जो नियम है, पहली बात देखिए इसके बारे में नोट कीजिए, यह जो नियम है एकल संकरण पर आधारित है ना। यह नियम आपके एकल संकरण यानी कि मोनोक्रॉस पर आधारित है, एकल संकरण पर आधारित है। शुरू के 2 नियम है ना, वो आपके एकल संकरण पर आधारित है। इसलिए आपसे एग्जाम में पूछ लेगा आपके मेंडल के कौन सा नियम है, वो आपके एकल संकरण पर आधारित नहीं है। अब एकल संकरण का मतलब क्या है कि भाई एक साथ हम क्या करेंगे, जो कोई पौधा है उसका केवल एक ही गुण लेंगे, है ना। ध्यान रखना, सिर्फ एक ही गुण के आधार पर क्रॉस करवाएंगे। ऐसा नहीं कि लंबाई का भी क्रॉस करवा दिया, है ना, उसमें फूल कहां पर आ रहा है उसका भी क्रॉस करवा दिया, फूल किस रंग का आ रहा है, फली कैसी आ रही है, मतलब एक बार में एक ही लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं। ऐसे जो आपके लक्षण होते हैं, ऐसे जो संकरण होते हैं, उन्हें बोलते हैं एकल संकरण। तो ध्यान रखना, जो प्रभाविता का नियम होता है वो आपके एकल संकरण पर आधारित होता है। अब बात करते हैं प्रभाविता का नियम होता क्या है। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार अगर हम एक जो पादप है उसके समयुग्मजी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं। विपर्यासी का मतलब क्या है, 2 अलग अलग ऑप्शन हो, और समयुग्मजी का मतलब क्या है कि आपके दोनों समान जोड़े में हो, है ना। तो देखिए अगर हम समयुग्मजी पादप जो है उसके विपर्यासी लक्षणों के बीच क्रॉस करवाते हैं, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स बोलते हैं, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं उन्हें हम आपके अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर्स बोलते हैं। यह आपके कहलाता है प्रभाविता का नियम। कैसे देखिए, तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जब आप एक समयुग्मजी अगर हम एक समयुग्मजी विपर्यासी लक्षण जो है ना, उनकी जो जनक पीढ़ी उनके बीच क्रॉस करवाएंगे, तो यहां पर अगर जो अपना प्रभाव दिखाते हैं F1 पीढ़ी में उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए हमने क्या किया, एक पौधे उसकी लंबाई का हमने विपर्यासी लक्षण ले लिया है, तो जो लंबाई है, जो आपके शुद्ध लंबे हैं उनको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपके अशुद्ध हैं उनको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो समयुग्मजी है या नहीं, दोनों समान है। विपर्यासी का मतलब क्या है, अलग अलग लिए हैं। ये लंबाई का ये शुद्ध लंबा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबा, है ना, इसको शुद्ध लंबा बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं शुद्ध लंबा, और इसको हम बोलते हैं शुद्ध बोना। क्या बोलते हैं, शुद्ध बोना। तो करवाते हैं दोनों के बीच क्रॉस। तो देखो क्रॉस कैसे होता है भाई, पहले इसका क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे इसका, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, कैपिटल टी, यहां से क्या बाहर निकलेगा, स्मॉल टी, और दोनों के बीच क्रॉस करेगा। दोनों के बीच अगर क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और गाइस ध्यान रखना, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं संकर लंबे, या इसको लंबा बोलते हैं, या अशुद्ध लंबा बोलता है। ध्यान रखना, है ना। तो यहां पर देखो इसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। अब इस नियम में आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा लक्षण प्रभावी है, तो ध्यान रखना है लंबा, ये वाला जो है ना शुद्ध लंबा, ये तो प्रभावी है क्योंकि जो नया पौधा बना है वो लंबा ही प्राप्त हुआ है। और यहां पर अप्रभावी लक्षण कौन सा है, बोनापन, क्योंकि यहां पर आपका जो F1 पीढ़ी है उसमें कोई बोना पौधा प्राप्त नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना है, ये आपका होता है प्रभाविता का नियम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम संकर लंबा भी बोलते हैं या अशुद्ध लंबा बोलते हैं, इसको ध्यान रखना ना। इसको हम बोलते हैं संकर लंबा, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, संकर लंबा। तो ये आपका कहलाता है आपका प्रभाविता का नियम। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए ये जो नियम है ना, वो ये कहता है कि जब आप F1 पीढ़ी का संकरण करवाते हैं, F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी के दौरान आपके जो युग्मक होते हैं वो आपके शुद्ध अवस्था में चले जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। देखिए कैसे, देखो पहले हम F1 पीढ़ी बनाते हैं। मान लीजिए ये आपकी पेरेंशियल पीढ़ी है, मतलब ये आपकी जनक पीढ़ी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनसे देखो इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी एक बार निकलेगा युग्मक, इससे जो युग्मक बाहर निकलेगा वो आपका स्मॉल टी निकलेगा, है ना। और दोनों जब क्रॉस करते हैं
तो यहां पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपकी कहलाती है F1PD। क्या कहलाती है? F1PD। तो ये जो नियम होता है ना, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, वो ये कहता है कि अगर आप ये जो F1PD है, जैसे हम बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर आप वापिस से इसका क्रॉस करवा दोगे ना, तो ये जो कैपिटल टी है वो भी अलग हो जाएगा और जो स्मॉल टी है वो अलग हो जाएगा, और अलग होके खुद के क्या बनाएंगे, ये खुद के आपके जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार से खुद के युग्मक बना लेंगे अलग से। ये नियम कहलाता है आपका पृथक्करण का नियम। देखो कैसे, तो हम क्या करते हैं, साइड में हम क्या करते हैं, इनका क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, F1 जो PD है इसका क्रॉस करवाते हैं वापिस से। तो देखो ये हमने F1PD ले ली है और ये हमने F1PD ले ली है। तो देखो क्रॉस कैसे करेंगे, पहले यहां से युग्मक बनाओ। तो युग्मक देखो, एक तो कैपिटल टी निकलेगा, एक स्मॉल टी निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा, एक कैपिटल टी निकलेगा, एक स्मॉल टी निकलेगा। निकाल लिए। अब क्रॉस करना है। अब देखो, अब क्रॉस करेंगे तो देखो ये कैपिटल टी करेगा इससे, ध्यान रखना इनका आपस में नहीं कराना, इसका इससे करवाना, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो देखो पहले ये वाला जो है अगर इससे करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, है ना। ये वाला फिर इससे करेगा तो क्या बनेगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये वाला इससे करेगा इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और ये वाला आपस में करेंगे तो यहां बनेगा स्मॉल टी। तो देखो युग्मकों का शुद्धिकरण हुआ या नहीं हुआ। देखो यहां पर युग्मक अलग अलग हो गए ना भाई, जो आपके शुद्ध लंबे थे कैपिटल टी अलग हुए, और यहां पर स्मॉल टी अलग हो गए। तो यही आपका कहलाता है पृथक्करण का नियम। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इनका जीनोटाइप और आपका फोनोटाइप। तो देखो पहले हम निकालते हैं इनका क्या, पहले हम निकालते हैं यहां पर इनका, इधर निकाल लेते हैं, इधर है ना, इधर निकाल लेते हैं। तो यहां पर पहले हम निकाल लेते हैं इसका जो लक्षण प्रारूप है वो, है ना, इसका लक्षण प्रारूप निकाल लेते हैं। इसको हम फोनेटाइप बोलते हैं। देखो लक्षण प्रारूप में क्या करते हैं कि भाई कितने लंबे प्राप्त हुए हैं, कितने बोने प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर एक भी कैपिटल टी हो जाता है ना उसे हम लंबा मानते हैं, और अगर यहां पर दोनों स्मॉल टी होते हैं उसे हम बोना मानते हैं। तो यहां पर देखो भाई इसके अंदर देखो कैपिटल टी है, इसके अंदर कैपिटल टी, इसके अंदर कैपिटल टी है, इसके अंदर स्मॉल टी है, मतलब तीन क्या है, मतलब तीन क्या है, मतलब तीन यहां पर क्या है, तीन यहां पर लंबे हैं। इसका मतलब क्या, देखो लक्षण प्रारूप निकालेंगे तो यहां पर देखो लंबे और बोने अगर निकालें, लंबे, लंबा और बोना, तो क्या प्राप्त होगा, तीन तो लंबे प्राप्त हुए हमको, तीन तो लंबे हैं ये तीनों, और ये क्या है, बोना। तो ध्यान रखना यहां पर जो लक्षण प्रारूप है मतलब फोनेटाइप है उसका जो रेशियो है यहां पर 3:1 प्राप्त होगा। एग्जाम में आता है, आपसे पूछेगा कि पृथक्करण के नियम में जो जीनोटाइप है उसका रेशियो क्या प्राप्त होता है, ध्यान रखना 3:1। अब बात करते हैं इसका जो जीन प्रारूप है ना, वो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पर प्राप्त करते हैं जीन प्रारूप, यानी कि जीनोटाइप क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना जीनोटाइप, है ना। तो जीनोटाइप जो प्राप्त होगा यहाँ पर देखो, जीनोटाइप का मतलब क्या है, हम ये देखते हैं कि भैया कितने तो समयुग्मजी हैं, कितने विषम युग्मजी हैं, अलग अलग देखते हैं सबको ना। तो यहां पर देखेंगे, देखो एक तो हमको ये प्राप्त हुआ है कैपिटल टी, एक तो हमको ये प्राप्त हुआ है कैपिटल टी, और दो हमको ऐसे प्राप्त हुए हैं ये, है ना। दो क्या है, दो हमको प्राप्त हुए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक हमको प्राप्त हुआ है स्मॉल टी। तीन प्राप्त हुए ना अलग अलग भाई, तीन वैरायटी प्राप्त हुई है। एक तो कैपिटल टी वाली कितने, एक है, दो क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और एक क्या है छोटे टी। तो ये देखो ये आपको कहलाता है जीन प्रारूप। वैसे आप डायरेक्ट निकालोगे 1:2:1, मतलब अलग अलग प्रकार के जो होते हैं ना उन्हें बोलते हैं जीन प्रारूप, है ना। अब देखो जो कैपिटल टी है इसको अगर नाम देना चाहें तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समयुग्मजी, है ना। इसको हम बोलेंगे समयुग्म, दिख रहा है ना आपको ये, ओके। इसको हम बोलेंगे समयुग्मजी लंबा, है ना, समयुग्मजी लंबा, है ना, दिख रहा है, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो विषम युग्मजी है लेकिन है तो लंबा, इसे हम बोलेंगे विषम युग्मजी, दिख रहा है, ओके, विषम युग्मजी लंबा, है ना। और ये क्या है जो तीसरा है, इसे हम बोलेंगे समयुग्मजी बोना, ठीक है। तो गाइस जी आपका कहलाता है, इसको हम बोलते हैं पृथक्करण यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है ये भी आपका क्या है गाइस, ये भी आपके एकल संकरण पर आधारित है, ये भी आपके एकल संकरण पर आधारित है। और क्या ध्यान रखना है, इसका जीनोटाइप और आपका लक्षण प्रारूप ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं, है ना। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आपका जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है, थर्ड नियम है उसको भी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं अगला जो नियम है जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो देखिए, पहली बात तो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है वो आपके द्विसंकरण पर आधारित है ना, द्विसंकरण पर आधारित है। द्विसंकरण का मतलब क्या है भाई, 2 बार क्रॉस हमको करवाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है 3 जो नियम है उनमें से एकमात्र ऐसा नियम जो आपके द्विसंकरण पर आधारित है वो आपका है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, यानी कि इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। देखिए ये जो नियम है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है गाइस, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा तब आपके समझ आएगा। देखो ये जो नियम है वो ये कहता है, अगर आपने कोई भी एक पौधा है, एक पादप है, अगर उसके 2 या 2 से अधिक जो विपर्यासी लक्षण है ना, 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण है, अगर उनको लेकर आप क्रॉस करवाते हो है ना, जो आपका स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है वो ये कहता है, अगर आप एक साथ 2 या 2 से अधिक जो विपर्यासी लक्षण है अगर उनको लेकर क्रॉस करवाते हो तो एक लक्षण की जो वंशागति है उसका प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता है, मतलब दोनों स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए हमने क्या किया कि भाई एक मटर का पौधा लगाया और उस मटर के पौधे में एक दूसरे मटर के पौधे से क्रॉस करवा दिया। अब हमने एक साथ 2-3 उसमें जो कैरेक्टर है, 2-3 लक्षण है उनका क्रॉस करवाया, है ना, उसकी हाइट का भी क्रॉस करवाया, उसके जो फूलों का रंग है उसका भी क्रॉस करवाया, तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि अगर हमने कोई पौधा है उसके एक से अधिक लक्षण जो है उनकी वंशागति एक से अधिक लक्षणों में क्रॉस कर रहे हैं तो उनकी जो वंशागति है एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब स्वतंत्र रूप में वो कार्य करते रहते हैं। यह आपका कहलाता है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम समझते हैं। देखो पहली बात, यहां पर हम 2 एग्जांपल लेते हैं। देखो हम यहां पर क्रॉस करवाते हैं, देखो यहां पर देखो हम क्या करते हैं, एक तो हम लेते हैं पीले गोलाकार, है ना, हम क्या कहते हैं 2 लक्षण एक साथ लेते हैं, एक तो है पीले गोलाकार, है ना, आप समझना इसको, और एक हम ले लेते हैं हरे झुर्रीदार, है ना, दूसरा हम ले लेते हैं हरा व झुर्रीदार। अब देखो हमने क्या है, एक साथ 2 लक्षण ले लिए हैं एक पौधे के। हम क्या कर रहे हैं कि मटर के पौधे के अंदर एक साथ 2 कैरेक्टर ले रहे हैं। एक तो हमने क्या ले लिया, उसका जो फूल है, फूल नहीं, हमने क्या लिया है, हमने जो यहां पर कैरेक्टर्स लिए हैं वो लिया है कि माना एक जो मटर है उसका जो पौधे का हरा कलर का बीज है और झुर्रीदार है। हमने क्या किया है, 2 लक्षण ले लिए। पहले तो क्या लिया, एक हमने ऐसा पौधा लिया जिसका जो बीज है वो पीले कलर का है और उसका जो आकार है वो गोलाकार है। 2 लक्षण हुए नहीं हुए भाई। एक तो हमने ऐसा पौधा लिया, है ना, उसका कलर कैसा है, पीला है ना, और उसका जो दूसरा विपर्यासी है वो हरा है, मतलब हर लक्षण के 2 विपर्यासी होते हैं ना भाई, जिनको हम विकल्प बोलते हैं, है ना, विपर्यासी लक्षण होते हैं, विकल्प जनक बोलते हैं उनको, ना, ध्यान रखना। तो एक तो हमने के लिए रंग ले लिया उनका, है ना, कलर, तो जो सीड है बीज उसका कलर ले लिया, तो जो प्रभावी है वो तो है पीला और जो अप्रभावी है वो है हरा। और जो उनके जो बीज है, बीज का शेप कैसा है, बीज की आकृति कैसी है, तो जो प्रभावी है उसको हमने लिया गोलाकार और जो अप्रभावी है उसे हमने ले लिया झुर्रीदार के रूप में। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्रॉस करवाते हैं। देखो तो जो पीला है, पीला ध्यान रखना, पीले को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल वाई से, और यहां पर संयुग्मज लेंगे दोनों, और गोलाकार उसको हमने राउंड बोलते हैं उसको, राउंडेड, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हरा है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल वाई से, है ना, क्योंकि आपके अप्रभावी होते हैं। और झुर्रीदार जो है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल आर से। अब देखो क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा गाइस, अब पहले हम कराते हैं इनकी F1 PD का क्रॉस, क्योंकि द्विसंकरण में 2 क्रॉस करवाने हैं। तो देखो यहां पर हम क्रॉस करवाते हैं पहले इनके बीच। तो देखो यहां से क्या निकलेगा बाहर, एक तो Y बाहर निकलेगा, एक आपका R बाहर निकलेगा, तो YR। एक यहां से क्या बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा स्मॉल y और स्मॉल r। ये अब ये आपस में क्रॉस करेंगे F1 PD में। तो कैसे करेंगे, देखो तो ये जो वाला y है, अगर ये वाला y इस वाले y से ये वाला जो यहां से देखो क्या क्या निकला, एक तो y निकला, एक आपका r निकला, यहां से एक y निकला और एक यहां से r निकला। अब देखो, अब यहां पर देखो होगा क्या, यहां पर क्रॉस होगा, और यहां पर जो क्रॉस होगा ना गाइस, यहां पर जो पहला आपका क्रॉस बनेगा उसमें ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे और क्या बनाएंगे, y, है ना, कैपिटल Y, है ना, ये कैपिटल Y और ये स्मॉल y, और यहां पर कैपिटल R और आपका कैपिटल R। तो ये आपकी होती है F1 PD, है ना।
तो अब हमें क्या करना है, इस F1 पीढ़ी को F2 पीढ़ी में ले जाना है और फिर हम देखेंगे जो F2 पीढ़ी है उसमें क्या ये दोनों अलग अलग रहेंगे या फिर एक दूसरे को बाधा उत्पन्न करेंगे। तो चलिए यहां पर इसकी जो F2 पीढ़ी है उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स संरचना है, आपके सामने बनानी पड़ेगी। तो यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम डायरेक्ट F2 पीढ़ी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर जो F1 पीढ़ी है इसका आगे क्रॉस करवाते हैं, ध्यान रखना ये होता है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर जो F1 पीढ़ी है इसका पहले हम कराते हैं सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वय परागण। तो देखो यहां पर क्या अपने पास एक तो कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पोलिनेशन के माध्यम से इनके ग्रुप बनाने पड़ेंगे चार। तो देखो क्या बनेगा, अगर हम लेते हैं जो यहां से देखो एक कैपिटल वाई हो सकता है, चार प्रकार से कैसे ले सकते हैं वो आप सोचो। देखो हो सकता है कि कैपिटल वाई ले लें, है ना, और कैपिटल आर ले लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल वाई ले लिया और स्मॉल आर ले लिया, एक दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है, यहां पर देखो कैपिटल वाई दो बार आ गया, अब क्या ले सकते हैं, स्मॉल वाई ले सकते हैं और कैपिटल आर ले सकते हैं। और एक तरीका क्या है, आप ले सकते हो स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इस प्रकार से पोलिनेशन करवाना है। अब देखो अब शुरू होगा असली खेल। देखो अब हमें इन चारों का आपस में क्या करवाना है गाइज, आपस में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। अब देखो कैसे, सबसे पहले इसका इसी के साथ करवाओ, इनका आपस में करवाना है चार का, चार तो कुछ 16 होंगे, ध्यान रखना। देखो पहले इसका इसी के साथ कराओ तो क्या बनेगा, अगर इसका इसी के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई और आर आर, एक तो ये बन गया, इसका खुद के साथ खत्म, है ना। अब पहले एक एक खत्म कर लेते हैं, है ना। अब इसका इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो कैपिटल वाई, है ना, और कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका इसके साथ हो गया। इसका इसके साथ देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर, है ना। अब इसका इसके साथ देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हो गया, इसका काम खत्म। अब आते हैं इस भाई साहब के पास, पहले खुद के साथ कराओ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये हो गया खुद का। आगे देखो, आगे यहां पर देखो इसका इसके साथ, अभी देखो इसका इसके साथ करवाना है, पहले इसका इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसका इसके साथ करवाओ, यहां पर हो जाएगा वाई, है ना, और आपका आर, है ना। मैं जल्दी लिख देता हूं, इसका इसके साथ करवाते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और आपका स्मॉल आर, ये इसके भी हो गए 8। ओके, अब आते हैं इसका, पहले खुद के साथ करवाओ, खुद के साथ हो जाएगा स्मॉल वाई और आर, कैपिटल आर। अब इसका इसके साथ करवाओ तो कैपिटल वाई, आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और फिर हो जाएगा कैपिटल आर, है ना। और फिर यहां पर इसका इसके साथ करवाओ तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका खुद के साथ तो पहले करवा दिया, इसका करवाओ इसके साथ तो क्या हो जाएगा, दोनों स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब बच गया ये अकेला, पहले खुद के साथ करवाओ तो स्मॉल वाई आर, ठीक है। अब इसका इसके साथ देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, है ना, और कैपिटल आर, स्मॉल आर। आगे देखो कैपिटल वाई, है ना, पहले कैपिटल लिखना है, भले ही पहले ये आए, ध्यान रखना, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, और फिर इसका इसके साथ स्मॉल वाई और आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर। गिन लीजिए 16 हो गए क्या, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, पूरे 16 हो गए। अब देखो हमें क्या करना है गाइज, यहां पर हमको जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकालने हैं, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं, सबसे कठिन यही है इसका जीन प्रारूप निकालना, इसका जीन प्रारूप निकालना, ठीक है। तो जीन प्रारूप निकालते कैसे हैं, जीन प्रारूप निकालने क्या करो भाई, आप यूनिक ढूंढो, भाई यूनिक कितने प्रकार के हैं, मतलब कितने प्रकार के यहां पर है। देखो जीन प्रारूप निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिक ढूंढो, मतलब इस प्रकार के कितने हैं, इस प्रकार के कितने हैं, इस प्रकार के कितने हैं, इस प्रकार के कितने हैं। तो अगर आप यहां पर ढूंढोगे ना गाइस, ठीक है, मैं भी ढूंढ लेता हूं कितने हैं, है ना। तो यहां पर मैं आपका समय बचाने के लिए यहां पर डायरेक्ट ही लिख देता हूं, ठीक है। देखो वैसे हम निकाल सकते हैं, ढूंढ आपके लिए ढूंढ भी लेंगे, कोई बात नहीं है। देखो पहले सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इस वाले की। देखो कैपिटल वाई, इन दोनों कैपिटल वालों, अब देखो कैपिटल,
ये कितने हैं भाई साहब, एक ही हैं पूरे में, कहीं नहीं दिख रहे और, है ना। टाइम खराब हो जाएगा और कुछ नहीं है ढूंढने में, बाकी आप ढूंढ लोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपके लिए, है ना। तो ऐसे आप ढूंढोगे तो एक ही प्राप्त होगा, है ना। अगर यहाँ पर आप दूसरा ढूंढोगे कैपिटल वाई, ये वाला, है ना, तो यहाँ पर ये प्राप्त होंगे आपको 2, है ना। अगर आप यहाँ पर ढूंढोगे कैपिटल वाई, है ना, और आर, है ना, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे 2, है ना। याद क्या रखना है वही मैं आपको बता दूंगा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर, है ना। तो ये आपको होते हैं 4। आगे आप ढूंढोगे वाई और आर, तो ये आपको मिलेंगे 1। अगर आप ढूंढोगे यहाँ पे स्मॉल आई, आर और आर, ये आपके होंगे भैया 2, ठीक है। अगर आप ढूंढोगे वाई और आर, ये आपको मिलेंगे 1। और अगर आप ढूंढोगे यहाँ पर वाई आर, ये आपको मिलेंगे 2। और यहाँ पर अगर वाई आर ढूंढोगे वो आपको मिलेगा 1। गिन लीजिए पूरे 16 हो गए होंगे, है ना। देखो 1 2 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरे 16 हो गए। इसका जो इंपोर्टेंट है वो आपका है लक्षण प्रारूप। एग्जाम में आपके लक्षण प्रारूप ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना गाइज। इसका जो लक्षण प्रारूप है ना, लक्षण प्रारूप है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका जो फोनेटाइप है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां पर 4 प्रकार की संभावना बन सकती है, देखो कौन कौन सी। या तो भैया पीला बनेगा, कैसा बनेगा देखो, या तो वो पीला गोलाकार बनेगा, पीला गोलाकार, है ना, यानी कि येलो राउंडेड बनेगा, है ना। क्या होगा, येलो राउंडेड, एक ऑप्शन तो ये आपके पास। दूसरा क्या बन सकता है, हरा गोलाकार बन सकता है, हरा गोलाकार, यानी कि आपका बनेगा ग्रीन राउंडेड। 4 ऑप्शन है ना आपके पास, ध्यान रखना। एग्जाम में आया हुआ है 2018 में, रेलवे ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बात करें, पीला झुर्रीदार बन सकता है, पीला झुर्रीदार, और फिर आपका हरा झुर्रीदार, हरा दिख रहा है ना ये यहाँ पे, ओके, है ना। तो इसे हम बोलेंगे येलो रिंकल्ड, और इसे हम बोलेंगे ग्रीन रिंकल्ड। तो ध्यान रखना है ये आपके होते हैं 9:3:3:1। 2018 रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आया था कि आपके जो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम होता है उसमें आपके जो लक्षण प्रारूप होता है उसका रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। अब देखो कैसे आपको ढूंढने पीले गोलाकार। देखो पीले का मतलब क्या, अगर एक बार भी कैपिटल वाई इसमें आ गया, एक बार भी कैपिटल वाई इसके अंदर आ गया तो वो होगा पीला। और गोलाकार का मतलब अगर एक बार भी कैपिटल आर आ गया तो हो जाएगा आपका क्या, आपका गोलाकार। तो अब ढूंढो, देखो नो है या नहीं है। देखो एक तो कैपिटल वाई ढूंढो, एक कैपिटल आर, 2 है 3 है कोई मतलब नहीं, लेकिन एक तो होना चाहिए। देखो कौन कौन से, एक कैपिटल और एक आर। देखो एक तो ये रहा, है ना, यहां भी कैपिटल नहीं है, यहां भी कैपिटल है, यहां भी कैपिटल है, यहां नहीं है, यहां देखो कैपिटल है, यहां भी कैपिटल है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है, यहां भी है, और यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है और नहीं है। देखो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन सा रह गया भैया, है ना, एक रह गया, कोई सा देख लेते। यहां पर देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा रह गया एक, ओ ये रहा, ये ऊपर छुपा रुस्तम, ये यहीं पे रह गया था। तो देखो हो गए पूरे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो भैया है पीले गोलाकार। हरे गोलाकार कब होंगे, हरा कब होगा, ध्यान रखना, हरा जब होता है जब आपके दोनों स्मॉल वाई हो, दोनों स्मॉल वाई हो ना, तब आपके होता है हरा। और गोलाकार कब होगा, अगर एक बड़ा आर हो, मतलब आपको ऐसा ढूंढना है दोनों स्मॉल वाई हो और एक आपका क्या हो, बड़ा आर, आपका बड़ा, तो दोनों छोटे वाई ढूंढो पहले तो, है ना, पहले तो दोनों छोटे वाई ढूंढो, है ना। अच्छा क्या है, ये गोलाकार है, ओके ओके, ध्यान रखना झुर्रीदार नहीं है, ये आपका गोलाकार है। गोलाकार का मतलब क्या है, गोला का मतलब राउंडेड, है ना, राउंडेड, इसका मतलब दोनों बड़े आर ढूंढने हैं, एक तो बड़ा, दोनों बड़े आर ढूंढने हैं। और हरे का मतलब क्या है, हरे का मतलब है कि स्मॉल वाई ये ढूंढना है आपको, है ना, ये आपको ढूंढने भैया कि दोनों कैपिटल आर हैं, और एक कैपिटल आर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वाली कंडीशन आप ढूंढ लीजिए। तो देखो यहाँ पर स्मॉल वाई कहाँ कहाँ है, तो देखो आप ढूंढ लेना, गिन लेना। वैसे एक तो ये रहा, एक तो ये रहा भाई साहब स्मॉल वाई, और देखो एक ये रहा, ये दूसरे हो गए।
और एक स्मॉल वाई आपका जो कैपिटल आ रहा है एक ये रहा, है ना। तो 3 हो जाएंगे इस प्रकार से। तो आप ढूंढोगे तो 9:3:3:1 ये आपके प्राप्त होता है गाइज, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ये था आपका गाइज स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ठीक है। अब यहां पर लास्ट में हम पढ़ते हैं कि आपके जो संकरण के जो प्रयोग किए गए थे, ये इनको बोलते हैं आनुवंशिकता के, ये वंशागति के नियम, इनसे क्या बेनिफिट होते हैं, और फिर हम लास्ट में देख लेते हैं इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपके वंशागति के नियम हैं उनसे क्या बेनिफिट हुए हैं, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब वंशागति के नियम दिए गए तो उनसे हमें क्या पता लगा, जीन अवधारणा के बारे में, यानी कि जीन कॉन्सेप्ट जो है, जीन अवधारणा वो यहीं से शुरू हुई थी। जीन अवधारणा, है ना, जीन कॉन्सेप्ट की शुरू हुई थी, है ना। और तभी पता लगा कि भाई जीन भी कोई चीज होती है डीएनए के अंदर, और जीन कैसे कैसे प्रभावित करता है आपके जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनको। तो इसके बारे में आपके जो अध्ययन करना यहीं से आपके प्रारंभ हुआ था, यानी कि जीन कॉन्सेप्ट का जो विकास हुआ था गाइज, वो आपके वंशागति के जो नियम आए थे उनके बाद ही हुआ था। दूसरा जो बेनिफिट हुआ था उससे ये हुआ था कि सजीवों में प्रभाविता कैसे आ जाती है, एक कौन से नियम प्रभावी होंगे, कैसे कौन से नियम अप्रभावी होंगे, उनका पता हम लगा सकते हैं। और ध्यान रखना है इसकी सहायता से हमारे जो आनुवांशिक जो बीमारी होती है, आनुवांशिक जो जीन होते हैं जिसका नाम होता है घातक जीन उसको बोलते हैं, बहुत सारे घातक जीन होते हैं, उनको गाइस पता लगाया जा सकता है। घातक जीन जिनको हम बोलते हैं लीथल, ध्यान रखना, जिनको हम बोलते हैं लीथन जीन, उनको गाइज हम अप्रभावी कर सकते हैं, है ना, उनको हम आप अप्रभावी कर सकते हैं। आपको पता होगा भाई प्रभाविता के नियम से हम उनको अप्रभावी कर सकते हैं। अगली बात यहां पर हमें यह पता लगता है कि एक जो लक्षण होते हैं उसके कितने विपर्यासी लक्षण होते हैं, है ना, हमें इसकी सहायता से यह पता लगता है। आपको पता होगा कि जैसे लंबाई है, लंबाई के 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं, लंबापन एक बौनापन। तो हमें वंशागति के नियमों से ही पता लगा कि कोई भी लक्षण होता है, कोई भी कैरेक्टर होता है, उसके विपर्यासी लक्षण मौजूद होते हैं, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। आगे बात करते हैं विपर्यासी लक्षणों के बारे में, हमें इसी से ही पता लगा। इसकी सहायता से गाइज हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो यहां पर बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो यहां पर बढ़ा सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं इसकी सहायता से जो नई किस्म जो है, नई किस्म जो होती है, है ना, नई किस्म किसकी, आपके जो खेत होते हैं यानी खेती जो करते हैं, है ना, जो फसलें होती हैं, नई किस्म की जो फसलें हैं वो यहां पर यानी कि कम समय में संकरण की मदद से हम गाइज कम समय में अधिक पैदावार वाली जो फसलें हैं वो यहां पर गाइज वंशागति के नियमों की सहायता से बना सकते हैं। आजकल आप मार्केट में देखते हैं पहले जो फसल होती थी बहुत टाइम में होती थी, लेकिन गाइज अब जो फसल है वो टाइम नहीं लेती है, है ना। जैसे दो महीने में 3 महीने में मक्के की फसल तैयार हो जाती है, मक्का की, कॉर्न की। तो गाइज वो आपके इसी की वजह से वंशागति जो नियम है उनकी वजह से संकरण जो नए नए पौधे आपके आते हैं, जैसे बाजार से आप लेने भी जाओगे, जैसे हम खेती करते हैं तो मान लीजिए हमारे करते हैं तो हम बीज लेने जाते हैं, हमारे तरबूज का बीज लेने जाना है ना, या हमको ककड़ी लगानी है, हमको मान लीजिए भिंडी लगानी है, मूली लगानी है, तो हम जो मार्केट से बीज लेके आते हैं ना, तो हम दुकानदार से पहले ही कहते हैं हमें हाइब्रिड का बीज दीजिए। तो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में पहली बात तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अच्छी होती है, हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है और पैदावार अच्छी होती है, मतलब कम समय में अच्छी पैदावार होती है। तो ये सारे के सारे आपके वंशागति के नियमों से ही आपके संभव हो सके हैं। आगे बात करते हैं कि इसकी सहायता से संकर संतति में, है ना, इसकी सहायता से जो संकर संतति बनती है, जो आपकी हाइब्रिड जो आपकी स्पीसीज बनती है, संकर संतति जो होती है, संकर संतति, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, मतलब वेरिएशन कैसे आ रहा है, नई प्रजातियां हैं उनमें वेरिएशन कैसे कैसे आता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं आपके वंशागति नियमों के आधार पर। आगे बात करते हैं इसका एक महत्वपूर्ण रोल हुआ है हमारी मानव जाति की सुधार के संदर्भ में, एक शाखा है, यानी कि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, मानव की जो प्रजाति है उसमें दिन प्रतिदिन सुधार कर सकते हैं। तो विज्ञान की उस शाखा को बोलते हैं सुजननिकी। तो गाइज उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना, सुजननिकी, ध्यान रखना, सुजननिकी। तो ध्यान रखना सुजननिकी विज्ञान की एक इंपॉर्टेंट शाखा है जिसमें आपके मानव जाति में सुधार, मानव जाति में सुधार का अध्ययन किया जाता है ना। तो इसमें गाइस आपके जो मेंडल के जो नियम दिए गए थे इनका ही यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं आपके जो रोग हैं आनुवांशिक रोग, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए, मेंडलवाद की पुनर्खोज एक छोटा सा टॉपिक है ना, उसको आप नोट कर लीजिए। मेंडलवाद की पुनर्खोज, है ना, ये आप नोट कर लीजिए, है ना। मतलब मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की थी? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो यहां पर क्या हुआ था गाइस, 3 साइंटिस्ट थे, और वो 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एक का नाम था ह्यूगो डिब्रीज, है ना, एक का नाम था आपका ह्यूगो डिब्रीज, है ना। दूसरा जो वैज्ञानिक था जिसका नाम था आपके कार्ल कोरेंस, क्या नाम था, कार्ल कोरेंस। और तीसरा जो वैज्ञानिक था जिसका नाम था एरिन वोक सेमरेक, है ना, क्या नाम था, एरिक वॉन सेमरेक। ध्यान रखना 3 वैज्ञानिक थे, ठीक है। मैं इनके इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूं, ह्यूगो डे ब्रीज थे, है ना, ह्यूगो डे व्रीस। इसके बाद आपका है कार्ल, अंग्रेजी नाम है गाइस कोरेंस, ठीक है, कोरेंस। और तीसरा जो है आपका है एरिक वॉन और आपका सेरमक, ठीक है। तो ये जो है गाइस 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने गाइस सन 1900 में, ठीक है, इन्होंने गाइस क्या किया, आपके जो मेंडल ने जो नियम दिए गए थे, है ना, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो इन्होंने क्या किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को वापस से देखा, और जैसे से मेंडल ने अपनी जो बुक लिखी गई थी, मेंडल ने जो बताया था, वैसे के वैसे इन वैज्ञानिकों ने मटर के ऊपर, जो मटर के पौधा था उसके ऊपर वापस से एक्सपेरिमेंट किए। तो इनको क्या रिजल्ट मिला कि जो रिजल्ट मेंडल ने दिए थे वो बिल्कुल सही थे, और जो रिजल्ट मेंडल को मिले वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। तो कहा गया कि भाई इन्होंने आपके मेंडलवाद की पुनर्खोज की, एक प्रकार से दोबारा खोज कर दी हो, है ना। हालांकि मेंडल ने अपने जो नियम दिए गए थे ना, ऐसे मान सकते हो जो मेंडल ने जो नियम दिए थे उनका वेरिफिकेशन किया था इन्होंने, कि भाई मेंडल ने जो बात कही थी वो सही थी या ऐसे बोला था। तो आपके 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से, ह्यूगो डिब्रीज, ध्यान रखना, कार्ल कोलेंस और आपका एरिक वॉन सेमरेक। इन्होंने सन 1900 में जो मेंडल ने जो नियम दिए गए थे उनको वापस से पढ़ा, वापस से एक्सपेरिमेंट किया, तो इनको पाया कि जो आपके मेंडल ने जो नियम दिए गए थे बिल्कुल सही थे। ऐसे कैसे, तो ऐसा कहा गया कि इन्होंने आपके मेंडलवाद की पुनर्खोज की, मतलब मेंडल के जो नियम दिए थे उनकी दोबारा से खोज की। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लास्ट में बात करते हैं आपके जो आनुवंशिक रोग हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं आपके जो आनुवंशिक रोग हैं उनके बारे में। लेकिन एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि आपके जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल आप नोट कर लें साइड में, 1884, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1800 और आपके जो 84 है उसमें आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आपके आनुवंशिकी के नियम दिए थे, यानी कि जेनेटिक्स के पिता में जिनको कहा जाता है, उनकी डेथ हुई थी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो साइड में नोट कर लेना, जहां आपने जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसका जीवन परिचय जहां पर नोट किया था, वहां पर आप इसको लिख लेना कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनकी जो डेथ हुई थी वो आपको लिख लेना 1884, यानी कि 1800 और 84 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर पढ़ते हैं आपके आनुवंशिक रोग। अब देखो, एक चैप्टर मैं आपका छोड़ रहा हूं आनुवंशिक में, वो है कि मानव में लिंग निर्धारण। वो मैं आपको जब मानव में जनन पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है, उसको मैं छोड़ रहा हूं। अब देखिए, पहले यहां पर पढ़ते हैं, देखो 3 प्रकार से मैंने कैटेगराइज किया गया है जो रोग होते हैं उनको। देखो, पहले जो एक्स की संरचना है उसमें बदलाव, यानी कि देखो आपके मेल होते हैं उनमें आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं XY, है ना। जो फीमेल होते हैं पाए जाते हैं XX। तो जो प्रॉब्लम एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें चेंज हो जाता है, जिसके कारण होता है, ध्यान रखना, देखो कौन कौन से होते हैं। एक होती है वर्णांधता, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, एक होती है हीमोफीलिया। अब बात करते हैं किसके बारे में। जो वर्णांधता होती है ना, वर्णांधता में गाइस जो आदमी होता है वैसे तो उसको सारे कलर अलग अलग एकदम सही दिखते हैं, है ना, काला भी दिखेगा, नीला, ब्लू, सब सारे सारे कलर को देखेंगे। लेकिन अगर उसको कॉम्बाइन के रूप में, यानी कि एक साथ 2 रंग दिखाए जाए,
जैसे कि रेड और आपका ग्रीन, है ना, यानी कि उसको लाल और हरा एक साथ दिखा दिया जाए तो ये नहीं बता सकता कि ये वाला लाल है या फिर ये वाला हरा है। उसी प्रकार से अगर हमने उसको नीला व लाल दिखा दिया तो भी वो नहीं बता सकता। इसके अलावा हमने हरा और नीला दिखा दिया तो भी नहीं बता सकता। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं वर्ण अनता। इस बीमारी को हम गाइस कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ध्यान रखना है। दूसरी बात, दूसरा जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है, ध्यान रखना। दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है गाइस, हमारा जो रक्त होता है, मान लीजिए हमारे कहीं चोट लग गई तो हमारे शरीर में जो विटामिन के होती है वो क्या करती है, हमारी जो ब्लड होती है उसको क्लोट करने में, मतलब रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपके अंदर हीमोफीलिया रोग हो गया तो क्या होगा, आपका जो रक्त का थक्का है वो जमेगा नहीं। तो यहां पर क्या होता है, हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं जम जाता है ना। तो ये जो बीमारी है ना वो आपकी ब्रिटेन की जो महारानी है उसके पूरे खानदान को है, इसलिए इस बीमारी को हम रॉयल डिजीज यानी कि शाही बीमारी भी कहते हैं। इससे मिलती जुलती एक बीमारी और है जिसको बोलते हैं थैलोसीमिया। ध्यान रखना, थैलोसीमिया एक ऐसी मिलती जुलती बीमारी है। इसमें क्या होता है गाइस, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक्स रोग है। इसमें क्या होता है कि जो आदमी होता है उसकी जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना में कुछ न कुछ डिफेक्शन हो जाता है और उसमें कुछ डिफेक्शन होने के कारण गाइस क्या होता है, उसमें जो ब्लड होता है, ब्लड बार बार चढ़ाना होता है। मतलब ब्लड शरीर में जो बनता है उसकी प्रोसेस रुक जाती है एक प्रकार से, उसको बार बार उसका जो ब्लड होता है वहां पर चेंज करना होता है। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं आपका थैलोसीमिया। आगे बात करते हैं ऐसी बीमारी जो वाई क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होने से होती है। दो होती है, एक तो आपकी होती है हाइपरट्राइकोसिस। क्या होती है, हाइपरट्राइकोसिस। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होती है उसके शरीर में जगह जगह बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं उनके पीठ पे, इधर हाथों में बाल जबरदस्त होते हैं, है ना। तो जो बाल होते हैं, हेयर जो होते हैं, उनका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो ऐसी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। एक होती है गंजापन। हम भी होते चले हैं क्योंकि हमारे पापा भी मतलब बाल उड़ गए हैं तो हम भी धीरे धीरे बस गंजे होने की प्रवृत्ति पे आ चुके हैं। तो जो गंजापन है वो भी आपकी आनुवांशिक बीमारी है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली जो बीमारी होती है ना उनको हम बोलते हैं आनुवांशिक बीमारी। तो ये गंजापन है। अगर आप गंजे हैं, आपकी संतान आएगी, आपके बेटे होंगे वो भी गंजे होंगे, आपके पोते पड़पोते सब गंजे होते चलेंगे। ये आपकी आनुवंशिक बीमारी है ना। ये आपकी थी एक्स और वाई की संरचना में परिवर्तन के कारण। अब यहां पर बात करते हैं अगर गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र की संख्या में ही परिवर्तन हो गया तो फिर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है वो देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट यहां पर देखने वाले, देखो पहली होती है जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होती है ना इसमें क्या होता है गाइस, देखो वैसे हमारे जो नॉर्मली क्या होते हैं, हमारे शरीर में 23 जोड़े यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि 22 तो मेल से, है ना, और 22 फीमेल से, है ना। तो 44 तो क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन जो 45वां या 46वां जो आपका क्रोमोसोम आता है, ये दोनों एक साथ आते हैं, या तो XY के रूप में या XY के रूप में, ध्यान रखना, है ना। तो जो 45वां जो आता है ना, अगर उसमें केवल एक ही X आए, है ना, Y विलुप्त हो या X विलुप्त हो, तो ध्यान रखना अगर सिर्फ एक X क्रोमोसोम आ जाता है ना, अगला जो आपका आने वाला है क्रोमोसोम, वो 44 के बाद सिर्फ ये X आ जाए तो उस बीमारी को हम बोलते हैं गाइस टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उसमें गाइस स्तन ग्रंथि होती है वो आपके कम विकसित होती हैं, है ना। और आपकी जो आवाज होती है, आवाज भारी होती है लड़कियों की, है ना। तो ये जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। दूसरी बात, एक होती है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम कब होता है, जब आपके 13वें गुणसूत्र जो होता है, हमारे शरीर में 13वां जो गुणसूत्र होता है, 13वां जो क्रोमोसोम होता है, जब उसमें जो क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, है ना। आपको पता होगा ग्रुप पे चलते हैं, जैसे 22 होते हैं, 22 के 46 होते हैं। तो अगर जो 22 आपका जो 13वां जो क्रोमोसोम है उसमें 2 की जगह 3 आपके क्या आ जाते हैं, 2 की जगह 3 अगर आपके जीन मौजूद होते हैं तो गाइस यहां पर ध्यान रखना ये बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपके होठ और तले जो होते हैं वो नहीं होते हैं, किसी की अंगुलियां नहीं होती है, मतलब शरीर पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, बॉडी होता है आपका क्या होता है, अविकसित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपके 21वें गुणसूत्र जो होता है, 21वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र का क्रोमोसोम का, अगर उसमें बदलाव होता है, उसमें चेंज हो जाते हैं तो यहां पर आपका डाउन सिंड्रोम बीमारी हो जाती है। इसमें देखिए क्या क्या बीमारी होती है, तो आपका जो बच्चा है वो अल्प बुद्धि होगा, मतलब उसमें दिमाग की कमी हो जाएगी, प्रकार से नाक गर्दन वगैरह है वो भी अल्प विकसित होंगी और शरीर एक प्रकार से पूरा डेवलप नहीं हो पाता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम।
आगे बात करते हैं सुपर फीमेल और सुपर मेल। तो ध्यान रखना, सुपर जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, जो देखो 23 आपके जो 22 जो क्रोमोसोम होते हैं 22 जोड़ी, यानी कि 44 के बाद जो 45 और 46 आ जाएगा उसमें डायरेक्ट यहां पर क्या क्या होता है गाइस, 47 हो जाए टोटल। देखो यानी कि यहां पर देखो ट्रिपल एक्स, ध्यान रखना यहां पर ट्रिपल एक्स की सिचुएशन हो जाती है। इसमें 47 क्रोमोसोम आप मान सकते हो, यानी कि 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, लैंगिक अंग जो होते हैं वो आपके विकसित नहीं होते हैं, या आपके फीमेल के अंदर होती है। लैंगिक अंग होते हैं वो आपके कम विकसित होते हैं। इसके अलावा जो हाइट होती है लड़कियों की वो मोर देन एवरेज, जो एवरेज हाइट होती है उससे बहुत ज्यादा आपकी हाइट हो जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी होती है सुपर फीमेल। आगे बात करते हैं सुपर मेल। सुपर मेल में क्या होता है, आपके 22 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 44 गुणसूत्र के बाद जो आपका अगला जो आएगा 45 और 46वां, उसी जगह इसमें आपके 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ट्रिपल वाई, यानी कि आपके गुणसूत्र ट्रिपल वाई के रूप में आ जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं दूसरी, इसको हम जैकोसमन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसमें देखो क्या होता है, इसमें आपके वही सुपर मेल है का मतलब क्या है, इसमें जो मेल का जो आपका लैंगिक जनन तंत्र है वो यहां पर कम विकसित होता है। हाइट मोर देन एवरेज, अगर कोई व्यक्ति है उसकी हाइट 6, 6.5 फीट 7 फीट हो जाती है तो उनमें आपकी संभावना रहती है सुपर मेल होने की संभावना। आगे बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनमेंटर सिंड्रोम होता है, इसमें गाइस आपके 47 होते हैं, लेकिन इसमें आपके 2X और 1Y क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होता है, लैंगिक अंग होते हैं वो कम विकसित होते हैं और स्तन ग्रंथियां विकसित होने लग जाती हैं। मतलब क्या होता है, ये आपके पुरुषों के अंदर होने वाली बीमारी है ना, पुरुषों के अंदर होने वाली बीमारी है। इसमें पुरुषों में स्तन ग्रंथियां, यानी कि जो स्तन होते हैं है ना, वो क्या होते हैं आपके विकसित होने जाते हैं लड़कों के अंदर, और जो लैंगिक अंग होते हैं वो आपके कम विकसित होते हैं लड़कों के अंदर। सो गाइज ये था आज का हमारा जेनेटिक्स वाला चैप्टर। सो गाइज आशा करते हैं आज का वीडियो, आज की मेहनत आपको बहुत ही रंग लाएगी, और मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।